एक छोटा आ गई आवाज़? हाँ। आवाज़ आ गई। ओके, सो आइए शुरू करें। महाजनपद जो अभी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, उसके अंदर एमपी वाले पर्सपेक्टिव के अंदर हमारे पास दो मेजर स्टेट्स हुआ करते थे, या आप कह लें दो मेजर महाजनपद हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक नाम हमने बार बार पढ़ा है, पिछली बार भी मैंने आप लोगों को फोकस में डाला था, वसु का, जिनकी वजह से फिर मगध डायनास्टी स्टार्ट होती है, जो उसे हम बृहद्रथ डायनास्टी बोलते हैं। बेसिकली अगर हम लीनिएज को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, पीछे जाते हैं, तो ये वितिहोत्र डायनास्टी हुआ करती थी। अब वितिहोत्र डायनास्टी के बाद में फिर लास्ट में प्रद्योत के पिताजी जो मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपने राजा की हत्या कर दी थी, रिपुंजय नाम था। तो वहाँ से हमको अवंती की सोर्स मिलती है। तो अवंती और चेदी दो अपने हैं, लेकिन एक छोटे से रिवीजन के साथ में स्टार्ट करते हैं। सो 6th सेंचुरी BC, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मटेरियल इसलिए ज़्यादा आ जाता है, क्यों आ जाता है? हम इतिहास की बात कर रहे हैं, और इतिहास के अंदर आपके पास जब तक सोर्स नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ सोर्स कौन सा है? ये वो टाइम पीरियड है जब जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रॉस्पर कर रहा है और ये लोग लिख रहे हैं, तो उनके टेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं। इस वजह से इतिहास की घटनाएं हमें यहाँ मिलती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलती। ये बात भी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे प्रद्योत की जो डायनास्टी है उसमें भी बहुत सारे होंगे। सो 6th सेंचुरी BC है। मैंने आपको जिस तरह से समझाया था कि महाजनपद पीरियड के अंदर कोई एक सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं था, मोनार्की भी थी, रिपब्लिक भी था, 5 तरीके के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम थे, अलग अलग कल्चर चल रहे थे, अलग अलग धर्म थे, इंटरमिंगलिंग हो रहा था। सो यहाँ इनको कहा गया है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स की तरह थे, जिन्हें आप जनपद बोल सकते थे, और बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक महाजनपद बन जाते। तो आज का अगर हम स्टेट देखते हैं तो उसमें भी डिस्ट्रिक्ट्स होते, तो ये उस तरह का था। बेसिकली ये एक ही जन से निकलते थे, कॉमन एंसेस्टर्स को बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जनपद। लेकिन जन और जनपद जो है, इसके बारे में अगर हम पुराने हिस्ट्री देखेंगे और टेक्स्ट की बात करेंगे, तो जन नाम का शब्द जो है ये हमको मिलता है ऋग्वेद के अंदर, लेकिन जनपद नाम का शब्द हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता। ये बात है कि ये लोग माइग्रेशन करा करते थे एक जगह से दूसरे स्थान पे, यानी सेमी नोमाडिक, सेमी सेटलर वाली लाइफ स्टाइल थी, और धीरे धीरे जनपद जैसे ही बनना चालू होता है, ये बताना चालू कर देता है कि अब लोग सेटल हो गए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या हुआ? आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से मतलब वो एक जगह स्थिर रहकर अपना व्यापार बढ़ाने लगे, कृषि करने लगे। हाँ, तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बदल गई? वो जो चरवाहा थे वो बदल कृषि पर आधारित हो गए और उससे व्यापार करने लगे। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे परमानेंट स्टार्ट हो जाता है, परमानेंट सेटलमेंट, नॉट वो वाला मॉडर्न वाला। यहाँ सेटलमेंट होना चालू हो जाता है, एक जगह पे परमानेंटली बसना चालू कर देते हैं। ख़ासतौर पे जब ब्राह्मणास लिखे जा रहे हैं तब ये सेटल होने लग जाते हैं। इसी वजह से हमें ये शब्द मिलते हैं ब्राह्मणास के अंदर। अब अर्बनाइजेशन होना चालू होता है, तो अर्बनाइजेशन इसको कहा जाता है सेकंड स्टेज ऑफ अर्बनाइजेशन महाजनपद के अंदर। यहाँ नए शहर इमर्ज होते हैं, लेकिन ये प्लान्ड नहीं थे। इसमें ऋग्वेद 4.43.5 यहाँ से रेफरेंस लिया गया है सायन भाष्य की किताब से, जो मैंने ऊपर बात करी है। ऐत्रेय ब्राह्मण इसी के बारे में बात करता है 8.14 के अंदर। अब यहाँ पर नोट्स में मैंने थोड़ा सा ऐत्रेय ब्राह्मण को खोल दिया है कि जहाँ जो मिलता जा रहा है मैं उसको वहीं के वहीं सप्लीमेंट्री कर दूँ, ताकि बाद में फिर उनको एडजस्ट कर दूँगा जो चीज़ मिसिंग होती है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो महीदास ऐत्रेय को है, और उन्होंने ये कहा था कि उनके बारे में कहा जाता है उनको ज्ञान जो है वो भूमि माता से मिला है, भूमि देवी से मिला है। इसमें 8 पंचिकाएँ हैं। ये वैदिक रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करता है, जिसमें सोम सेक्रीफाइस और राज्याभिषेक भी है। वैदिक प्रैक्टिसेस और बिलीव्स के बारे में बात करता है। 8.14 सेक्शन, अब ये मैंने यहाँ क्यों हाईलाइट करा है, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए क्यों करी है, उसका ख़ास जो रीज़न है कि AIKT आपके पास है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे
कहीं और से पूछिए, इसलिए इसके अंदर थोड़ा समय लग रहा है वापस। अदरवाइज नोट्स तो तैयार हैं, लेकिन नए तरीके से जो सिलेबस आता है उसके हिसाब से नोट्स बनाना में जान निकल जाती है। तो 8.14 कहता है उत्तर कुरु यहाँ हिमालयाज के नॉर्थ में था और कुरु किंगडम का हिस्सा था, और इसके अंदर उत्तर कुरु के राजाओं के बारे में बातचीत होती है, और इसी के अंदर एक्सटेंशन के अंदर हमको इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण के अंदर 3.4.2.17 और 14.5.1.20 शतपथ ब्राह्मण सेज यज्ञवल्क्य को बिलोंग करती है। इसके अंदर कंड और अध्याय हैं, और यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद की कमेंट्री है। कहा जाता है कि ये 7th और 6th सेंचुरी BC को बिलोंग करती है। कुछ स्कॉलर्स इसको और पीछे ले जाते हैं। यहाँ पर नॉलेज हमारा जो मिलता है वो अगेन, चूंकि ये ब्राह्मण है तो वैदिक रिचुअल्स के बारे में होगा, सिंबॉलिज्म है, माइथोलॉजी है, इसी में ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी भी शामिल है। यहाँ पर इसी से वैष्णविज्म का भी ओरिजिन माना जाता है। पुराणिक अवतार्स ऑफ विष्णु के बारे में भी यहाँ पर चर्चा होती है। अब जो ये वर्स मैंने दिए हैं आपको, पहली वर्स जो 17वीं है ये बोलती है हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में और वैदिक सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस के बारे में। जो 20वां है इसके बारे में ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, लेकिन वो भी इस क्षेत्र के बारे में बात करता है, जो मध्य प्रदेश के महाजनपद का क्षेत्र है। अब जो इमरजेंस होना चालू हुआ, अब आपके समझ में आ चुका है कि 6ठी सेंचुरी के अंदर जो महाजनपद इवॉल्व हो रहे थे, दे आर सेटल्ड इकोनॉमिक सोसाइटी, है ना। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं, वो अर्बनाइज थे, अर्बन एरियाज में आके रुके। इसका बहुत अच्छा, इसी चीज़ का एग्जांपल मैं आपको मिडिएवल में भी दूंगा कि जब सुल्तनत पीरियड थी उसके अंदर सिटीज़ जितनी थी वहाँ पर इन लोगों का राज इम्पॉर्टेंट था। गाँवों के अंदर उनका एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। गाँवों में मुगलिया नहीं थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो ये एक बड़ा कॉमन एस्पेक्ट है जो हम लगातार देखते हैं। नाउ पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके का मिलता है। 16 महाजनपद हमको दिए गए, जो मैंने लास्ट टाइम के सेशन में लिया था, जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, महावत्सु हो गया। महावत्सु के अंदर कुछ चेंजेस थे, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पूरे चेंजेस भी बता दिए थे। अब यहाँ 16 महाजनपद धीरे 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 गायब होते चले गए, जो मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाने को कहा था, बन गया, दिखाना, होमवर्क चेक करिए, अच्छा लगता है। सर आपने इसमें रिवर भी इंक्लूड करने को बोली थी ना, वो वाला चार्ट नहीं करा। ओके, ये तुम्हारी 16 महाजनपद है। वो एक रिवर भी आपने बोली थी इसमें ये include थोड़ी करना। बोल रहा था मैंने, ऐसे बनना चाहिए, है ना। ये मेरा मैप देखो तुम, अपने नोट्स में देखो, मेरा हैंडमेड नोट्स है, नोट्स का फोटो है उसके अंदर, इसलिए वो क्लियर नहीं है। उसमें देखो कि हर जगह पर मैंने उसके ब्रीफ लिख रखे हैं, तो एक ही जगह पर ब्रीफ होगा तो बताओगे ना। मेरा मकसद ये था कि पहली कौन सी जनपद है जिसकी हिस्ट्री ये MP वाली है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बात नहीं कर रहा हूँ। एक्स स्टेट, स्टेट मतलब जनपद, महाजनपद ने वाई जनपद को खा लिया, बचे कितनी, 15। उसके बाद ए स्टेट ने बी स्टेट को खा लिया। कब खाया, किस राजा ने खिलाया? ऐसे करके गौतम बुद्धा के टाइम पर 4 बची थी, और अल्टीमेटली सारी महाजनपद गायब हो गई, और महापद्मानंदा ने स्टेट क्रिएट कर दिया, इसलिए उसको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोलते हैं। ये बोला था मैंने आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, देखो एक बड़ी खतरनाक चीज समझ लो आज। मूलतः ये प्रिपरेशन की सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम कभी भी अपने सामने वो ऑब्जेक्टिव नहीं रखते जिससे आपकी एग्जाम निकले। आप जो ऑब्जेक्टिव सामने रखते हो वो कंटेंट पूरा रखते हो, पूरे के पूरे नोट्स, पूरी की पूरी किताबें। सवाल ये उठता है, देखिए कुछ तो बाहर जाना ही जाना है।
सवाल ये उठता है कि जो आप पढ़ रहे हो क्या वो सही में उस दिशा को फॉलो करता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जिस चीज़ के ऊपर वर्क करवाता हूं वो मेरे दिमाग में एक उपज होती है कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर वो मैं छोटे में आपको होमवर्क दे के कंडेंस करवाने की कोशिश करता हूँ तो वो उस क्वेश्चन को टारगेट करता है और रिवीजन आसान कर देता है। चार्ट अलग से होगा, आप फट से उसको पढ़ के चले जाओगे, आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। सो आपको मैं उस तरीके से नहीं ढाल सकता क्योंकि आपका दिमाग वहाँ नहीं चलेगा हर समय कि इसमें क्वेश्चन कौन सा है। आप पढ़ते ही रहोगे। तो जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तात्पर्य होता है कि आने वाले भविष्य के अंदर अगर यहाँ से कोई सवाल आ जाता है तो आपसे आराम से बन जाए, क्योंकि वो टारगेटेड सवाल है। तो मैं कुछ जगहों पर टारगेट करता हूँ, ये वो टारगेट है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हमने ये 16 महाजनपद देख लिए थे। अब इसके बाद में छोटी सी एक ब्रीफ की हिस्ट्री वापस से। आपने एक और कहानी मुझसे सुनी थी लास्ट वीक में, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की। हाय के राजा थे, इनको परशुराम जी ने कत्ल कर दिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि उसने रावण को भी हराया था। कहानियां कह दी थी अपनों ने। इन्होंने कारकोटा नागास को भी हराया था जो अनूप देश के हुआ करते थे, और महिष्मति को अपना कैपिटल बनाया था। बराबर है, ये आपने कर लिया, आपके चार्ट आपने दिखा दिया मुझे आपका। इस समय पर इस डायनास्टी के बंटवारे हो चुके थे और छोटे छोटे जनपद थे। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बनते। तो अवंती के अंदर जो छोटे छोटे शहरों के या छोटे छोटे इलाकों के नाम मिलते हैं, तुडिकर। अब आपसे एक सवाल ये भी पूछ लेते हैं कि प्राचीन समय में इसका नाम क्या था। तो ये दमोह है। त्रिपुरी, तेवर, दाशर्ण, विदिशा, अनूप, निमाड़, अवंती, ये सब अलग अलग इसके हिस्से थे और यहाँ पर यही लोग राज किया करते थे। हयास की एक और ब्रांच होती थी जिसे कहते थे विधिहोत्रास। अब विधिहोत्र जो थे, हमने जो लास्ट टाइम कहानी कही थी जिसके अंदर रिपुंजय आखिरी राजा हुआ करता था, मगध का राजा था। उनके मिनिस्टर ने उसकी हत्या कर दी और अवंती के अंदर स्वयं राजा नहीं बने और अपने पुत्र को राजा बना दिया था। पुत्र का नाम था प्रद्योत, ये बच्चा था। शुरुआत में प्रद्योत बच्चा था। अब ये जो किताबें हैं, कुछ किताबें जो मैं आपको बार बार हाईलाइट करके चल रहा हूँ क्योंकि ये सोर्सेस पे क्वेश्चन पूछते हैं प्री में आजकल। प्रसिस्थ परवन, प्रसिस्ति या प्रसिस्ता परवन, ये बोलता है कि तुमेन भी उस समय, तुम्बावना या तुमेन, ये भी अवंती के अंदर शामिल था। तो सबसे पुरानी डायनास्टी जिसके ऊपर हमें मिलता है एविडेंस और हमने उसके ऊपर बात करी थी वो है चेदी। सो लेट्स गो इनटू चेदी। बुद्धा के टाइम पर चेदी 16 महाजनपदों में था। इसकी कैपिटल के अलग अलग नाम मिलते हैं। सोथीवती या शुक्तिमती, ये केन नदी के किनारे थी जिसे उस समय में शुक्तिमती नदी कहते थे, और यही नदी के बारे में महाभारत में भी एविडेंस आता है। तो चेदी जनपद जो है ये अपना नाम अपने राजाओं के ऊपर से लेता है जिन्हें उस समय में चेती या चेतिया कहते थे और जो उस इलाके में राज किया करते थे। बाद में वो सिनोनिमस हो गया चेदी जनपद से, चैद्य से, दहल देश से या त्रिपुरी से। अब यहाँ पर जो ये सोर्स हमारे पास आता है वो है सुत्तनिपटा अट्ठकथा परम क्या है परमट्ठा ज्योतिका, यहाँ से इसको लिया गया है। बाद में ये सिनोनिमस हो जाता है चेदी जनपद से, चैत्य से, दहल, दहाला, दहल, दहल, दहला, दहला और त्रिपुरी। तो किसी भी तरह से वो आपसे अगर पूछता है तो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट वेयर द अदर नेम्स। ये आता है, उसका नाम क्या है, वी आर टारगेटिंग दैट। चेदी को दान स्तुति सुत्ता ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो ये पता चलता है कि इसके रूट्स जो हैं वो बहुत एंशियंट हैं। यहाँ पर एक चेदी के राजा के बारे में बातचीत होती है, कशु के बारे में, जिन्होंने 100 ऊंट और 1000 गाय दान में दी थी ब्रह्मतिथि नाम के ब्राह्मण को या एक ऋषि मुनि को। चेदी कंट्री के बारे में या चेदी जनपद के बारे में रामायण में कोई एविडेंस नहीं है। महाभारत के अंदर जनपदों के अंदर चेदी आता है और इसके अंदर चेदी में राज करने वाले कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं। शिशुपाल, धृष्टकेतु, सुबाहु, ठीक है।
ये नाम मिल गए। उसके बाद फिर उपरिचार वसु ने चेदी को जीत लिया और यहाँ पर इंद्रहमह को कायम किया, इस्टेब्लिश किया, यानी उसका राजा, क्योंकि इंद्र के ये बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, जो मैंने आपको इसके बारे में कहानी कही थी और उस समय कहा था इसको ध्यान रखना, फ्लो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। याद कीजिए, अभी हमने एक नाम लिया शिशुपाल का। शिशुपाल का वध किया था श्री कृष्ण ने। इसके बाद उनका पुत्र धृष्टकेतु राजा बनता है। धृष्टकेतु पांडवों के साथ महाभारत के युद्ध में शामिल होता है। धृष्टकेतु के डेथ के बाद में उसका छोटा भाई शरभ राजा बन जाता है और शरभ के बाद में इसकी जीनियोलॉजी का एविडेंस हमें नहीं मिलता। यही समस्या है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि जब तक रिटन सोर्स नहीं मिलता है, न्यूमिस्मेटिक से सोर्स नहीं मिलता या कोई लेजेंड से सोर्स नहीं मिलता, हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर बाद में एक और नाम मिलता है सुबाहु। इस इलाके का राजा था सुबाहु। ये नल और दमयंती के कंटेम्परेरी हुआ करता था। साथ ही साथ में एक और है, जो पांडव थे उनमें एक थे नकुल। नकुल की वाइफ हुआ करती थी करेनुमति। ये चेदी देश की, चेदी महाजनपद की राजकुमारी थी, रानी नहीं, राजकुमारी, प्रिंसेस। पुराणों से ये पता चलता है कि चिदी, चिदी नॉट चेदी, हाँ चिदी, ये ग्रैंडसन थे विदर्भ के और केशिक के पुत्र थे। इन्होंने चैत्य वंश को एस्टैब्लिश किया था यमुना के साउथ में, यमुना के दक्षिण में। तो ये है ओरिजिन। अलग अलग जगह से अलग अलग ओरिजिन मिलती है। आपके दिमाग में अलग अलग जगह होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर, जो हम जोन्स लेके चलते हैं, जिसे मैं बोलता हूँ एक ही स्थान है लेकिन समयकाल बदल जाता है। तो स्पेस, इंग्लिश में स्पेशल डायमेंशन, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं उसको, स्थान के हिसाब से। एक है समय काल। तो समय काल में आपने पूर्व ऐतिहासिक काल देखा है, प्राग ऐतिहासिक काल देखा है ना, उसके बाद फिर प्राचीन इतिहास काल देखा है। तो प्राचीन इतिहास काल के अंदर जो सबसे पहला ग्रंथ हमारे पास आता है वो है ऋग्वेद। देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है रामायण उसके पास ओरिजिनल होने का समय उसके पहले का रहा हो, लिखा बाद में गया है। जिस तरह से मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि ऋग्वेद की अगर मैं आज आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री उठा के देखता हूँ तो ऋग्वेदिक एविडेंस आर्कियोलॉजी के तौर पे मेरे पास बहुत पुराने मौजूद हैं, 3000 बीसी के मौजूद हैं। मित्तानी सिविलाइजेशन 2500, 2000, 1800 इस तरह की, इराक की, मेसोपोटामिया की। तो लिखा तो बाद में, तो उसको लिखा जिस समय पर है हम उस समय का सोर्स लेते हैं, लेकिन जो उसमें घटनाएं हो रही हैं वो तो पूर्व की हैं। तो महाभारत पहले लिखी गई है रामायण से, लेकिन महाभारत की घटनाएं बाद में घटित हुई हैं। ये फर्स्ट हैंड सोर्स नहीं है। संजय बाबू ने जो लिखा था, संजय को जानते हैं कौन? वो उस टाइम पे दूरदर्शन थे, वास्तविकता में दूरदर्शन थे। आप सोचो कनेक्शन कैसा रहा हो बंदे का। मतलब अगर हम उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो टेक्नोलॉजी थी, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी से हटा के ज्ञान से सोचते हैं तो क्या ज्ञान रहा होगा, ईश्वर ने क्या ज्ञान दिया होगा। खैर, सो ये उन्होंने बोला, क्या उस समय लिखा हमें वो मिला नहीं। ऋग्वेद के साथ कंक्रीटिज्म है कि वो चूंकि स्रोत है, दृष्टा है, इसलिए उसको उसी सेंस में लिखा गया। महाभारत को बढ़ाया गया, रामायण को बढ़ाया गया, जो मैंने आपको एपिक्स में पढ़ाया था कि कब कब कहाँ कहाँ कितने श्लोक बढ़ते चले गए। तो ये सोर्स हैं, इन सोर्स से हिस्ट्री का निर्माण होता है, इतिहास की कहानियां पता चलती हैं और हम उसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा कि किस समय काल पे क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि रामायण के अंदर बात नहीं है इसकी, लेकिन महाभारत में हमें जनपद मिलता है, तो उनको आपको अलग अलग देख के रखना है और साथ में सोर्स लिख के रखना है। तो यहाँ पर लाइनों में मत पढ़ा करो। जो नोट्स में लाइन बनने लग गई हैं आजकल, आसान नोट्स बनाए गए हैं, जैसे कॉमन चला करते हैं, क्योंकि मेरे हाइब्रिड नोट्स बहुत ऊंचे चले जाते हैं, वो हर किसी के ऊपर से उतर जाते हैं। तो वहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि महाभारत में चेदी जनपद के राजा कौन थे, किसके साथ थे। रामायण में अगर थे तो कौन थे, किसके साथ थे, एटसेट्रा, है ना। जहाँ जो सोर्स मिल रहा है, जैन सोर्स मिल रहा है जैन ग्रंथों का, आप वो नाम लिख के उसके अंदर राजा का नाम डाल देंगे। और अपने बुद्धिस्ट सोर्स अगर मिल रहा है तो बुद्धिस्ट सोर्स के अंदर जो राजा का नाम आता है वो आप उस समय का लिख देंगे। ये तरीका है और ये शॉर्ट में है। एक ही जगह पे लिखो, उसके बाद उसके ऊपर नीचे करने की कोशिश किया करो। सो
अब क्या होता है यहाँ पर कि इसकी बाउंड्रीज के बारे में सवाल होता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है राजा का, तो राजा के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहली बात आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी। तो पहले तो आप एक यूनियन बना दें, कंट्री बना दें हम। सो चेदी की बाउंड्रीज लगातार बदलती रही, लेकिन इसके बारे में ये कंफर्म है कि ये वत्स जनपद, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा है उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। वत्स जनपद के साउथ में था, यमुना नदी के किनारे होता था। पूरब में काशी हुआ करता था, काशी शहर नहीं, काशी जनपद। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र साउथ में था, अवंती पश्चिम में था, मच्छ या मत्स्य और सौरासेना ये नॉर्थ वेस्ट में थे, ये राजस्थान के हैं। वत्स चेदी के सबसे करीब में था और चेदी और वत्स को कई बार एक साथ बुलाया गया है, खास तौर पर अंडरलाइन कर लेना, जामवा सा भासूत्रा, जमवा सा भा, जाम व सभा सुत्ता, ये दिग्घ निकाय का है। दिग्घ निकाय के अंदर जम्भवा सुत्ता के अंदर दिया गया है इन दोनों को साथ में, और जो टर्म दिया गया है वो है चेती वान सेसु, चेदी वान सेसु। ये चेती और वत्सा को एक साथ लेकर बताया जाता था। कहा जाता है कि जो चेदी है वो वर्तमान बुंदेलखंड का इलाका है। अब इतिहासकारों के अंदर इसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है कि चेदी कौन सा था। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये बुंदेलखंड था, प्रेजेंट डे बुंदेलखंड। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये बांदा के पास था, इसकी कैपिटल सुक्तिमती थी और उसके आसपास के इलाके हुआ करते थे। खैर बहरहाल इलाका वही है, नर्मदा के यमुना के साउथ के अंदर, और बाद में ये एक्सपांशन होता चला गया और ये साउथ तक पहुंच गया। अब सुनिए, वसु के एक पुत्र के बारे में हमने वहीं पढ़ा था कि वो वहीं था। एक पुत्र ने मगध के अंदर डायनास्टी शुरू करी थी, रद्रथ डायनास्टी जिसे हम कहते हैं, याद आ गया। फिर वो जब वंश खत्म होता है तो उस वंश का जो आखिरी बंदा था उसकी हत्या होगी। फिर वो हत्या होगी तो वो लोग उस समय यहाँ पर भी राज कर रहे थे, तो उसने अपने बच्चे को यहाँ पर सेटल कराया, मगध में नहीं कराया, तो मगध में डायनास्टी शिफ्ट हो गई। प्रद्योत है, मगध से प्रद्योत यहाँ राज करा, लेकिन मगध है, मगध के अंदर दूसरी डायनास्टीज आ रही। ये समझना जरूरी है कि हम कहाँ हैं। तो वहाँ पे कौन सी आ गई, हरियनका आ गई। तो सवाल ये आएगा कि रिपुंजय की जो हत्या हुई थी, तो रिपुंजय की ओरिजिनल सीट क्या मगध या थी या कहीं और थी। तो चेदियों का ये काम है। फिर इसी चेदी वंश में से एक डायनास्टी साउथ जाएगी और अल्टीमेटली उड़ीसा पहुंचेगी, और उस वंश के अंदर से खारवेल होगा, खारवेल। ठीक है, तो ये चेदी के सोर्स से बनता है। तो मैंने जो फ्लो डायनास्टिक आपको बनाने का बोला, और एक चार्ट मैंने आपको बोला था सबसे पहले कि जो दशराजन युद्ध के अंदर मेरे नोट्स में दिया है उसको लेना, उसके बाद फिर ये लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ाओगे तो सारा तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी किस डायनास्टी से कौन सा, क्योंकि तुम्हें दी गई है डायनास्टीज, इसलिए मेरा फोकस वहाँ है। ओके, चेदी के अंदर इनका एसोसिएशन ऋषभ देव से भी है और बुद्धा से भी है। बुद्धा इस इलाके में कई शहरों में आए थे। चेदी चूंकि यमुना वहाँ से बहा करती थी, चंबल वहाँ से बहती है, तो यहाँ ट्रेडिंग हब हो जाता है ये। और इसके अंदर कौशाम्बी के पास में एक शहर था भद्दावती, एक महिला का नाम भी मिलता है भद्दावती। चेदी के अंदर बुद्धिज्म ने बहुत ज़्यादा टीचिंग्स दी हैं। ठीक है, अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर एक है चेतीय जातक, किताब है पूरी, टेक्स्ट है। इसके अंदर जीनियोलॉजी बताई गई है, और इस जीनियोलॉजी के अंदर सबसे पहले राजा के बारे में बात की गई है, महासम्मत और मानधाता। मैंने मानधाता वंश पढ़ा दिया आपको, यस। सो महासम्मत और मानधाता से इनको जोड़ा जाता है चेदी लीनिएज को। फिर जातक बोलता है कि लास्ट चेदी राजा के 5 बच्चे थे, जिसमें से एक थे उपचार वासु या अपाचार या उपरिचार, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे इलाकों के ऊपर राज किया था, जिसमें हस्तिनापुर शामिल था, असपुर अंग शामिल था, सिंहपुर नॉर्दर्न पंजाब शामिल था, उत्तर पंचाल यानी अहिच्छात्रा ये कैपिटल हुआ करती थी। फिर दद्दरपुर यानी दार्दिस्तान ये हिमावंत प्रदेश में था। अब आप सोचिए कि यमुना के नॉर्थ वाला ऑलमोस्ट पूरा एरिया हो गया है ना, एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया इसका। तो परिचर वसूल के अलग अलग जो जगहें थी वहाँ उनके बच्चे या उनके मंत्रियों को अपॉइंट किया वो गवर्नर के तौर पर।
खेल है, इसको समझना जरूरी है आपको। अब एक पर्जिटर जो हैं वो कहते हैं कि यमुना से मालवा के नॉर्थ तक और बुंदेलखंड के पहाड़ियों तक ये फैला हुआ था। यमुना के साउथ से मालवा तक और बुंदेलखंड की पहाड़ियों तक ये फैला हुआ करता था। वहीं पे जो दूसरे स्कॉलर्स हैं जैसे भंडारकर हो गए, मिराशी हो गए, राजबली पांडे हो गए, SM अली हो गए, ये भी बोलते हैं कि पर्जिटर जो है वो यहाँ सही कह रहे हैं और ये बोलते हैं कि बांदा के पास सुक्तिमती हुआ करती थी। तो आज की तारीख में ये यूपी पहुंच गए हैं या उसके आसपास का इलाका, ये चेदी का कैपिटल हुआ करता था। रैप्सन नाम के जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि पुराना जो मध्य देश होता था वो चेदी था, और वास्तविकता अगर आप देखोगे प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो सेंट्रल वही है। ये मैंने कहाँ बताया है, जब ऋग्वेद और उसके ग्रंथों के बारे में बात करी थी, और मैंने ये बताया था कि किस तरह से अलग अलग स्थानों के ऊपर लोग मूव हुए हैं, कि कहाँ आर्यव्रत है, कहाँ जम्बूद्वीप है, और किस स्थान के ऊपर कौन सी फिलोसॉफी इवॉल्व होना चालू होती है। वो थ्योरी थी जहाँ पर ऋग्वेद, लेटर वेद और ब्राह्मणास, अरयनकास, इनका इवोल्यूशन वाली चर्चा जो हुई थी ये उस पार्ट का हिस्सा है। बाद में कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर बाद में चेदी लोग जो हैं वो मतलब चेदी के शासक नर्मदा नदी तक पहुंच जाते हैं, और इसके अंदर त्रिपुरी वाला इलाका भी शामिल हो जाता है, जबलपुर एंड आसपास का इलाका। नर्मदा को यहाँ पर चेदी मंडल में ज्वेल कहा गया, ज्वेल ऑफ चेदी मंडल, यानी ज्वेल क्या होता है, नगीना, मन का क्या, रत्न 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 रत्न, चेदी जनपद का रत्न कहा गया है। और किताब का नाम है जहाँ ये आता है उद्वत राजशेखर की किताब है सुक्ति मुक्तावली, सुक्ति मुक्तावली। अब सुक्ति यानी सुक्तिमती, सुक्तिमती यानी केन नदी, केन नदी मेन नदी होती थी और इसकी पूरी वैली इसके अंडर आती थी चेदी जनपद में। तो चेदी जनपद में जैसे पन्ना से निकल रही, छतरपुर से निकल रही है, इसके पहले जबलपुर वाला इलाका था, त्रिपुरी वाला, तो ये त्रिपुरी को शामिल मानते हैं कुछ लोग, यानी केन वैली पूरी इसके अंदर शामिल हुआ करती थी। बट चूंकि राजपाट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ने पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से वेरिएशंस हो सकते हैं। अब चेदी बाद में, जैसे मैंने आपको भी वंशावली बताई थी, एक चेदी की ब्रांच साउथ चली जाती है और महामेघवर्मन या महामेघवाहना डायनास्टी का एस्टैब्लिशमेंट करती है, वहाँ उसको इस्टाब्लिश करती है कलिंग के अंदर। और इसमें तीसरी जनरेशन के अंदर खारवेल नाम के राजा हुए, जिनके बारे में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, आप लिख लीजिए फिर भी, भले ही आपको याद हो। जैन टेक्स्ट है। अच्छा, इसके बारे में कि चेदी जो है वो एक्सपांड करते चले गए, साउथ में भी चले गए। एक और हिस्टोरियन है अजय मित्र शास्त्री, वो भी इसी पर्सपेक्टिव के हैं कि ये लोग दक्षिण में फैलते हुए चले गए थे। अगला है हमारे पास यहाँ पर एक और किताब मिलती है पन्नावना भगवई, ये जैन टेक्स्ट है और ये बात करता है कि जो चेदीस थे कलिंगा के जो चेदीस थे उनकी कैपिटल थी सोत्यामई या सोत्यावई। सोमदेव सूरी क्या है, यशा अस्तिला कचाम्पू नाम की किताब में लिखते हैं कि स्वास्तिमती दहल क्षेत्र के अंदर थी एक शहर जो जबलपुर के आसपास था। स्वास्तिमती बेसिकली ये को रिलेशन वाले हैं कि शब्दों के हेर फेर से। कारण ये है कि जब मैंने आपको ये बताया था तो आपको ये बताया था संस्कृत और प्राकृत के अंदर रीजनल वेरिएशंस होते हैं। तो पाली एक अलग है, तो कंटेक्स्ट के अंदर कई बार ऐसा होता है किसी एक इलाके को आप किसी एक तरह से पुकारते हो, किसी एक लैंग्वेज के अंदर, दूसरी लैंग्वेज में आप दूसरी तरह से पुकारते हो। तो ये हिस्टोरियंस के वो नाम हैं जिनको आपको एक साथ लिखना है और उसके नीचे उनका नाम लिखना है कि किस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा है। अगर आपसे वो टारगेटेड क्वेश्चन करके पूछ लेते हैं कि प्राचीन समय में चेदी वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती, बड़ा कॉमन है ये, वो हमारा फर्स्ट कॉलम है जिसको आपको रटा हुआ होना चाहिए। वराहमिहिर कहते हैं कि चेदी और त्रिपुरी दक्षिण पूर्व में थे, और ये यहाँ से पता चलता है कि चेदी के साथ त्रिपुरी यानी जबलपुर वाला बेल्ट शामिल था, और जबलपुर अगर शामिल था वहाँ से नर्मदा जी निकलते हैं। तो ये मत समझिएगा कि वो बड़वानी तक पहुँच गए थे,
क्योंकि इनकी टेरिटरी मालवा के नॉर्थ में थी। तो जबलपुर तक तो थे, तो जबलपुर वाला जो पार्ट आता है वहां तक आप ये मान सकते हो कि इनका एक्सटेंशन हुआ करता था। महापुराणों में कहा गया है कि ऋषभ देव जी यहाँ पर प्रोपोगेट करते थे धर्म को चेदी के अंदर। बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था यहाँ, बुद्धा स्वयं यहाँ विजिट किए थे। और इनके बारे में ये कहा जाता है इस समय पर कि चेदी की नॉर्दर्न बाउंड्रीज नेपाल से मिलती थी। ठीक है, अब कुछ शहरों के नाम आते हैं जहाँ पे बुद्धा और उनके जो जितने भी अनुयायी थे वो यहाँ पर रहे हुए थे। एक नाम है आता है सहजाति, सहजातिया, एक नाम आता है सहचनिका, एक नाम आता है बालक लोनकर, एक आता है प्राचीन वंशा मिक, परिलयक, भद्दावती यानी भद्दावटिका, चलिका, जानतुगम, ये सारे पुराने सिटीज़ हैं या पुराने इलाके हैं जो पुराने चेदी के अंदर थे जहाँ गौतम बुद्धा आके प्रीच किए। अब ये लोगों का एक वो खास बात हुआ करता था कि जब बारिश होती थी तो दोनों एक स्थान पर रुक जाते हैं, जैन एंड बुद्धिस्ट। सो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने चेतीय लोगों को, इसके बारे में सरमन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना है आपको। चेतीय लोगों को सहजातीय और सहजाति नगर में, ये इलाहाबाद के किनारे भीता नाम का क्षेत्र है, यहाँ पर उन्होंने प्रीच किया था। अच्छा, ओके, यहाँ वो पॉइंट मिस हो गया है, यहाँ आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो प्रीचिंग है उनकी वो दारू के खिलाफ है, नशाबंदी या शराब के खिलाफ वाली बात है। 10वां रेनी सीजन जो था, 10वां रेनी सीजन को बोलते हैं वर्षावास। उसमें ये लोग आगे पीछे मूव नहीं करते, भाई कहाँ जाओगे, तो वर्षावास में एक स्थान पर रुक जाते थे। तो 10वें वर्षावास के अंदर ये बालक लोनकर गांव में रुके थे और ये एक जंगली इलाका हुआ करता था, परिलेयक शहर के पास था। अब परिलेयक शहर जो है वो कौशाम्बी के पास था। लॉर्ड बुद्धा ने 13वां, 18वां और 19वां वर्षावास चलिका या चेली माउंटेन में किया था, जो चलिया गांव के पास था। भद्दावती, भद्दावती यहाँ पर आगे आएगा नाम, भद्दावती कौशाम्बी के पास था। कहा जाता है ये चेदी जनपद में आता है। यहाँ पर ये पहुँचे थे और यहाँ पर इन्होंने अल्कोहल कंजम्पशन, दारू की बुराई के बारे में जनता को बोला था। यहाँ है, वो नीचे आ गया, वही मैं ऊपर सर्च कर रहा था। भद्दावती रेजिडेंस होता था भद्दावतीय सेठी का। भद्दावतीय सेठी, सेठी किसे कहते हैं? शहर का जो सबसे बड़ा व्यापारी होता है, वो अपनी सराय बना के रखता था जहाँ पे सातवाहन आते थे। ये अपना पैसा भी देता था इन लोगों को। ये पिताजी हुआ करते थे समावती के, और समावती जो थी वो कौशाम्बी के राजा से विवाह की हुई थी, यानी कौशाम्बी के राजा की रानी थी। तो लॉर्ड बुद्धा भद्दावती आते हैं, यहाँ पर इनको रुकना पड़ जाता है। कहा यह जाता है कि आगे जब ये जा रहे थे अम्बातित्था नाम के स्थान पर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप रहा करता था, नाग रहा करता था, बहुत बड़ा कि सांप वहाँ से कोई निकल नहीं पाता है। तो इनके एक शिष्य थे स्थावीर स्वागत, ये वहाँ जाते हैं। राजेश शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ये वहाँ पहुँचते हैं और ये उस नाग को, उस सांप को काबू में कर लेते हैं। सो ये कहानियाँ हैं जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमको मिलती हैं चेदी डायनास्टी के बारे में। अब यहाँ पर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उसमें एक बड़ा नाम आता है भारत सिंह उपाध्याय जी का। वो कहते हैं कि ये जो भद्दावती थी, ये भद्दक गांव के हिसाब से हो सकती है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। पुराने समय में भद्दावती से कौशाम्बी तक एक सड़क जाती थी। भाई कौशाम्बी के राजा की वाइफ है भद्दावती की पुत्री। सो वेदभा जातक बोलता है कि काशी से चेदी तक का जो रास्ता था, काशी से चेदी का रास्ता है, काशी किधर है? बनारस। वहां से जो चेदी का रास्ता था वो अनसेफ हुआ करता था और वहां डाकू लुटेरे बहुत होते थे। ठीक है, इसके बाद हमें चेदी का ज़्यादा डिटेल नहीं मिला है। अगर ईश्वर ने चाहा और आगे कहीं मुझे दूसरा सोर्स मिल गया, तो इस साल मिल गया तो ठीक है, तो मैं सप्लीमेंट्री नोट्स दे दूंगा। अदरवाइज़ ये मेरा चेदी है, जो जहाँ से मुझे जितने ग्रंथ मिल पाए, जहाँ से मैं निकाल पाया, बेसिकली कंबाइन करके देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 डकैतों की वजह से। राजेश जी, वेरी गुड, कीप इट अप। आप शायद पहली बार आके कमेंट किए हैं, आपका नाम
देखा नहीं मैंने। वेलकम। सो अगला अवंती। बुद्धिस्ट पीरियड के अंदर अब शहरों के गांव के रोड्स के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में अवंती के बारे में लिटरेचर, अवंती के बारे में सोसाइटी, अवंती का रिलीजन, ये मैंने आज नहीं लिया है, ठीक है। इसके अंदर सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ बदलाव नहीं होगा कि यहाँ पर सब एलियंस आके रहने लग गए थे, जुपिटर के वासी थे, नहीं। जो टोटल महाजनपद का कॉम्बिनेशन था उसी प्रकार से चल रहा था। जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं वो मुझे फिल्टर करने हैं, मैं उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरीली बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, ताकि महाजनपद एक बार पढ़ा है आपने तो महाजनपद के साथ ही आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट टाइम जो मेरा आइडिया है, मैं इन दोनों को क्लब करके एक सेट बनाऊंगा मेरी क्लासेस के लिए। बाहर वाले जो जितने भी हैं हमारे, उनके लिए तो अलग से मिल ही रहा है, क्योंकि वो भावना ये रहती कि सर आप अलग अलग पढ़ाएं। अलग अलग पढ़ाने के अंदर डबल पढ़ना पड़ता है, डबल पढ़ाना पड़ता है। बी स्मार्ट, जहाँ कर्टेल कर सको वहाँ कर्टेल कर दो। सो जैसे गौतम बुद्धा का कोई सरमन है या गौतम बुद्धा का कोई रेलिक हमारे यहाँ आया है, तो वो रेलिक कहाँ है, ये रिलीजन वाला काम। या गौतम बुद्धा के अंडर में जितने शिष्य या शिष्याएँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ रही हैं, उनमें किस किस का नाम इम्पोर्टेंट है, वो मैं लेके निकाल के आपको नेक्स्ट सेशन में दे दूँगा। बट मीन भाई हमारा काम ये होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डायनास्टीज़ को कवर करता है, तो डायनास्टीज़ आप इसके अंदर अच्छे से समझ लें। एक रास्ता जो अवंती से गुजरता था वो प्रतिष्ठान, गोदावरी के किनारे पैठन से महिष्मती होता हुआ, उज्जैनी होता हुआ गोनार्धा, ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था आप लोगों का, विदिशा या वेदिस से होता हुआ कौशाम्बी जाता था। है तो दक्षिण पथ का ही हिस्सा है, ये दक्षिण पथ का ही हिस्सा है। अगला जो रास्ता था मरुकच्छा यानी मरुकच्छ, भरूच से लेकर सुरपरिक से लेकर उज्जैनी, उज्जैनी से मथुरा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात बताइए, मैंने आपको महाजनपद के अंदर दक्षिण पथ कितने सारे बताए थे, उसके अंदर मैंने कच्छ से एक रास्ता महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान तक जाता हुआ बताया था, एक रास्ता वो कनेक्ट कर रहा है, एक रास्ता वहां से चल रहा है उज्जैनी तक आ रहा है। तो उज्जैनी में तो दोनों मिल रहे हैं, महेश्वर में भी दोनों मिल रहे हैं, ये रास्ते हैं इंपॉर्टेंट। जीवक नाम के एक वैद्य हैं, सुना है, प्रद्योत को ठीक करने के लिए, जॉन्डिस ठीक करने के लिए, उसकी कहानी सुना दूंगा अभी मैं तुमको, बढ़िया मजेदार कहानी है। सो ये जो जीवक थे, इनके ने जब आए थे तो उन्होंने कुछ शहरों के नाम लिए हैं, उसमें विदिशा है, गोनार्धा है, यानी मॉडर्न दुराहा, उज्जैन है, महिष्मती है। सो 5th सेंचुरी आते आते अवंती बहुत पावरफुल हो चुका था, ठीक है। सो मैं आई एम टेकिंग जस्ट 5 मिनट्स ऑफ अ ब्रेक, फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 मिनट ब्रेक, 3 मिनट एट द मोस्ट वो मिल जाते हैं। मीन भाई हम लोग अभी आज से मोस्ट प्रोबेबली आज मेरा पहला सेशन होगा, लेट नाइट हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो क्लासेस नहीं होगा, वो सिर्फ ऑनलाइन वाला मतलब है, क्योंकि दोबारा मैं क्लास नहीं बुलाऊंगा। सो रात को आज से रिवीजन चालू है हम लोगों का, 60 दिन बच रहे हैं। क्रैश कोर्स समझिएगा, वो क्रैश कोर्स के अंदर ये वाला जो कंटेंट होता है वो नहीं मिलेगा, वो फटाफट वाला जैसा दुनिया करती है वैसा वाला काम रहेगा, जहाँ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर सकेंगे। वो बेस रहेगा, बुनियाद रहेगा, आपके पास जितने अलग अलग साधन हैं उन सब पे आप जाकर उनसे इकट्ठा कर सकते हैं। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए अवंती के बारे में बात कर रहे हैं। अवंती के जो नाम हैं इसमें बहुत सारे नामों का समावेश होता है, बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं। अवंतिका, अवंतीपुरी, अवंती नगरी, अवंतिकापुर, अमरावती, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने अगला नाम भी नहीं पढ़ा होगा। कनक श्रृंगा, कुशय स्थली, पद्मावती, कुमुदवती, प्रतिकल्पा, विशाला, पुष्प करंदिनी, नंदी, नवतेरी, कुनालगिरी, भोगवती, हिरण्यवती, चूड़ामणि, इतने सारे नाम हैं। ऋग्वेद में अवंती का नाम शामिल है। अब आप सोचिए, ऋग्वेद में अवंती टर्म शामिल है, अवंती जनपद नहीं, क्योंकि ऋग्वेद को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऋग्वेद के अंदर हमारा जनपद है ही नहीं, तो टर्म है अवंती। ऋग्वेद में जो अवंती शब्द का इस्तेमाल किया गया वो 2 तरीके से किया गया है। एक है लोगों को बचाना,
प्रोटेक्टिंग द आर्मी और प्रोटेक्टिंग द पीपल, और दूसरा एक डिजीज होती है उससे बचाने की मेडिसिन। मेडिसिन जो है वो भी अवंती है और लोगों को बचाना, ये दो शब्द मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर। यही नाम, यही टर्म हमें बाद में अरण्यकाज में मिलता है और ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसने अवंती के बारे में बात की है। उसका एक सूत्र है स्त्रियम वंती कुरुभाष्यश्च, और जो उसके बारे में उसको सिग्निफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, एक आता है छोटी ई का अवंती और एक आता है बड़ी ई का अवंती, तो इससे अंतर हो जाता है। एक नाम आता है जैसे वेरिएशन अवंतिका, अवंतीपुरी, तो ये एक शहर है, ये एक शहर है, और अवंती एक जनपद है। तो दोनों चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई अभी आज डिसाइड करेंगे राजेश जी, है ना, क्योंकि वो मेरी क्लास का टाइम नहीं है तो वो मेरा फ्रीडम वाला टाइम रहेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली 8 के बाद, समवॉट 8 के बाद, आज तो स्टार्ट होगी तो क्या प्लान रहेगा उसके बारे में चर्चा रहेगी। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, उसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। अवंती बेसिकली कार्तिवीर्य अर्जुन के साथ, याद आ गया, यदुवंशी है ब्रांच है महिष्मति की, शाबाश। और दूसरी ब्रांच कौन सी है इनकी, वितिहोत्रा। तो नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती, उत्तरी अवंती और दक्षिण अवंती में ये जनपद डिवाइडेड था। उत्तरी अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और दक्षिणी या अवंती दक्षिणपथ ये थी महिषत्ती या महिष्मति। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनका मानधाता शहर से महेश्वर, है ना, मॉडर्न डे इंदौर तक होता हुआ जाता था, नर्मदा रिवर वैली के साथ में था। भरत सिंह उपाध्याय पाली ग्रंथों के हिसाब से बोलते हैं कि अवंती 2 हिस्सों में बटा हुआ था, मध्यम देश और दक्षिण अवंती, मध्यम देश और दक्षिण अवंती। मार्कंडेय पुराण बोलता है कि वेत्तावती नदी नॉर्थ अवंती को दक्षिण पथ से अलग करती थी। वेत्तावती नाम वहीं का लिया गया है, उसी भाषा में लिया गया है। तो अवंती की भी वो बॉर्डर्स जो है वो बदलती रहेंगी। अवंती की बॉर्डर्स को ऐसा तो है नहीं कि वो एक जैसी रहने वाली, जब चेदी की बदल रही है अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के बाद। बट एक जनरल बाउंड्रीज के बारे में हम बोल सकते हैं कि एक एरिया होता था। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अवंती जनपद। आकार देश, आकार इज द अपर वेस्टर्न पार्ट था, ईस्ट में लोकेटेड था। दाशर्ण देश ये विदिशा का हिस्सा है, ये भी ईस्ट में था। अनूप ये साउथ का हिस्सा था, नर्मदा नदी के किनारे हुआ करता था, महिष्मति के पास वाला इलाका था। नर्मदानूप या लाट देश ये वेस्ट में था, नर्मदा नदी के गुजरात वाली बॉर्डर के आसपास आता था, ये अनूप और निमाड़ के पश्चिम में है। फिर दशपुर या कुंती देश ये नॉर्थ में हुआ करता था। दशपुर किसे कहते हैं, मंदसौर, वो उधर विदिशा सुना मैंने, हाँ। हरिहर निवास द्विवेदी और विजय गोविंद द्विवेदी इन लोगों ने रिसर्च करी है और इन्होंने कहा है कि अवंती जनपद उस समय में सेंट्रल इंडिया में हुआ करता था और उन्होंने इसको बोला है कि ये जंगलों से घिरा हुआ एरिया था। इसमें विंध्य रेंजेस शामिल थी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदियाँ, इन नदियों से अवंती जनपद बनता था। इसको विंध्यात्वी भी बोलते हैं, विंध्यात्वी, विंध्यावती नहीं, विंध्यात्वी, है ना। ग्वालियर, नरवर और भेलसा इसके लैंडमार्क हुआ करते थे, ये अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या है। अब इसमें एक रीजन हमको मिलता है दासर्न, दासर्न यानी धसान नदी के किनारे, और ये अवंती जनपद का मेन एरिया होता था। कौशाम्बी से, ग्वालियर से उज्जैन होता हुआ जो रास्ता आता था जिसमें पद्मावती जुड़ा हुआ था वो इधर से निकलता था। विदिशा एक तरफ था इस रास्ते के और सीहोर दूसरी तरफ था। सो विदिशा से सीहोर ये रोड हिली टेरेन से निकलता था और बाद में ये देवास की तरफ मुड़ जाता था। ये अनडिफाइंड बाउंड्री थी निषादाज की, नॉर्थ में वत्स की, अवंती की। फिर जातका जो है, जातका किताबें वो बताती हैं कि दासन्ना या दाशर्ण ये 2 जातकों में आता है और ये बताता है कि एंशियंट टेक्स्ट के अंदर इसका महत्व बहुत ज़्यादा था। पाली ट्रेडिशन के अंदर दासन्ना डिस्ट्रिक्ट वाज अ पार्ट ऑफ अवंती महाजनपद। दासन्ना यानी दासर्ण ये अवंती के अंदर आती थी। वेदिस नाम है विदिशा का, इसको बोला जाता है कि गोनाधा और मनसहया कौसाम्बी के बीच में होता था, दक्षिण पथ पर।
सो कितने सारे रास्ते हैं दक्षिण पथ? जो रास्ता साउथ की तरफ जाता है वो दक्षिण पथ है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। एक बावरी ब्राह्मण थे जो कहीं रास्ते में गए थे और उनके 16 डिसाइपल्स हुआ करते थे। ये 16 डिसाइपल्स दाशरना में रुके थे, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस इलाके के अंदर फिलोसॉफिकल और रिलीजियस डेवलपमेंट हो रहा था। सुत्ता नहीं पता, रेफरेंस मिलता है यहाँ पर बावरी के 16 डिसाइपल्स का। अब अगला शहर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है उज्जैनी, कैपिटल है नॉर्थ की। चाइनीज ट्रैवलर है ह्वेनसांग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ के लिखना, अंडरलाइन भी करना। उज्जैनी के बारे में उन्होंने कहा है कि उज्जैनी उस समय पर बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था और यहाँ पर बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। बुद्ध वंशावली या बुद्ध डायनास्टी के हिसाब से यहाँ पर एक स्तूप बनाया गया था अवंतीपुरा नेशन में, यानी उज्जैनी के अंदर। इसको कहा जाता है कनिपुरिया वैश्य टेकरी। यहाँ बुद्धिस्ट महास्तूप हुआ करता था। जो उज्जैन की वैश्य टेकरी हम एक सिंपल लिखते हैं, वहाँ उस समय का बौद्ध स्तूप है और यह प्रद्योत के बाद वाले समय में निर्माण होता है इसका। और इस समय पर वहाँ पर एक शॉल रखी जाती है। वो शॉल बेसिकली इसने भेजी थी, प्रद्योत ने। किसको भेजी थी? डॉक्टर साहब को। कौन डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि वो भाग गए थे यहाँ से। उन्होंने बोला मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं लेने नहीं आ रहा। बोले आपने इतना बोल दिया, यही बहुत है। वो बाद में कहानी सुनाता हूँ मैं इसकी। कहा जाता है कि एक राजा हुआ करते थे अच्युतगामी, उन्होंने उज्जैनी का स्टैब्लिशमेंट किया था। अच्युतगामी ने उज्जैन को बनाया है। कहानी कही गई है दीप वंश में। ह्वेनसांग ने इसको यू शे येन ना कहा है, उज्जैनी को यू शेन येन ना कहा है, और कहा है कि 30 ली यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 मील लंबा था और डेंसली पॉपुलेटेड हुआ करता था। वहीं दूसरे चाइनीज हैं युआन, वो कहते हैं कि ये 6000 ली तक यानी 1000 मील तक फैला हुआ था। तो दो चीज़ें हो गई, एक शहर हो गया, एक उसकी टेरिटोरियल एरिया हो गया पूरा। उज्जैनी के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरह से सौराष्ट्र राज था उसी तरह से यहाँ के लोग भी हुआ करते थे और डेंस था, प्रॉस्परस था और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। एक स्तूप हुआ करता था शहर के बाहर दक्षिण में। तो उज्जैनी इसी तरह से उन टेक्स्ट को देखते हुए मॉडर्न उज्जैन दिखता है। साउथ की जो कैपिटल थी वो थी महिष्मती, अवंती दक्षिणापथ थी। महागोविंद राजा ने इसको बनाया था प्री बुद्धन एरा में। अवंती का इन्फ्लुएंस सुरासेना जनपद तक भी जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है कि जातकों में कहा गया है कि दासन्ना और वेदिस इसका हिस्सा थे। अगला एक और किताब का नाम मैंने यहाँ लिया है सोर्स में, महागोविंद सुत्ता। महागोविंद सुत्ता दिग्घ निकाय की है। यहाँ पर एक राजा हैं, राजा रेणु, उनके एक ब्राह्मण मिनिस्टर हैं। उन्होंने जम्बू द्वीप को 7 राजाओं में बांटा था, 7 राज्यों में बांटा था। हर एक की कैपिटल थी। अवंती राज्य की कैपिटल महिष्मती थी और वो 7 में से एक थी जिसे महागोविंद ने क्रिएट किया था। अब डिवीजन था ये जम्बू द्वीप का, 3 प्रमुख डिवीजन थे। जम्बू द्वीप आ गया। जम्बू द्वीप किसकी तरह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसके डिविजन्स क्या है वो भी मैंने आपको बता देने हैं। मैं ना आजकल हाईलाइट बनाना भूल रहा हूँ। ओके, सो अवंती डिवीजन यहाँ पर एक था, दूसरा था प्राची और तीसरा था दक्षिण पथ। देन अवंती का जो डोमिनेंस है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन जाता है। अवंती अपने आसपास चेदी का इलाका, सदर्न पांचाल का इलाका, बाद में वत्स को भी जप लेगा। एक राजा हुआ करते थे, राजा माथुर, ये शुरसेना जनपद के थे। गौतम बुद्धा के समय पर ही कहा जाता है कि वो अवंती के पुत्र थे, यानी अवंती ने जब वहाँ कब्जा कर लिया तो ये उनका वंश चला करता था। इनकी लीनिएज चंद्र प्रद्योत या चंड प्रद्योत से मिलती है, यानी प्रद्योत से मिलती है। वत्स के ऊपर जब बुद्धा का ही जीवन चल रहा था तभी अवंती ने वत्स को अपने अंडर में ले लिया था। अब जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े बड़े महाजनपदों में कन्वर्ट होते जाते थे और इसी के बाद में फिर महापद्मनंदा पहला एम्पायर क्रिएट करेंगे। अवंती का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में आता है और एक सूत्र आता है। अष्टाध्यायी आपको पता है संस्कृत ग्रामर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अवंती को जिस तरह से यहाँ पे यूज किया गया है अवंत्याश्मक, अवंत्याश्मक ये एडजेसेंट था अस्मा का या अस्साक या अश्मक के, यानी अवंती इज क्लोज टू दैट, ऐसे लिया गया है।
सो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल के अंदर हमको सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, बट हमको इससे निकालना पड़ता है। सुत्त पिटक जो अंगुत्तर निकाय है पाली में लिखी हुई, इसके अंदर बात होती है सुत्त पिटक के अंदर। पिटक 3 है, आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, तीनों पिटक और उसकी डिवीजन लिखोगे और किसने कौन सी गोष्ठी के अंदर इसको इकट्ठा किया है। सो अंगुत्तर निकाय बेसिकली डिस्कोर्सेस हैं गौतम बुद्धा के और उनके कंपेनियंस के, और इन्हें नंबर में अलॉट किया गया है। सो यहाँ पर एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात की जाती है जिस इलाके के अंदर गौतम बुद्धा ने कोई या उनके चेलों ने कुछ यहाँ पर चर्चा करी है। महावत्सु विनय पिटका का अंदर आता है। महावत्सु गौतम बुद्धा के जीवन और उनके डिसाइपल्स के जीवन के बारे में है। विनय पिटका का पार्ट है। विनय पिटक भी एक त्रिपिटक का हिस्सा है। देन ऋग्वेद के अंदर आपको बता दिया था मैंने कि ऋग्वेद में अवंती का अर्थ क्या होता है, टर्म। अवंती जनपद नहीं, क्योंकि जनपद है ही नहीं ऋग्वेद में। पाणिनि के अष्टाध्यायी बता दिया आपको मैंने, ठीक है। पाली लिटरेचर के अंदर इसके बारे में प्राप्त है और जम्बूद्वीप का डिवीजन आपको बता दिया, अवंती, प्राची और दक्षिण पथ, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अवंती। तो कहा जाता है कि जो प्रद्योत डायनास्टी है पुराणों के हिसाब से इसके अंदर 5 राजा थे। राजा प्रद्योत, चंड प्रद्योत, ये सबसे पहले राजा हैं। 23 साल तक इन्होंने राज किया है। कुल मिला के इनकी डायनास्टी 123 साल तक राज करती है। इनके बाद पलक या पालक 25 वर्ष तक, फिर अर्यका 21 वर्ष तक, फिर विशाखा युग 50 साल तक, अजाका 21 साल तक, नंदीवर्धन 20 साल तक। अब यहाँ बड़ी कंफ्लिक्टिंग स्टोरीज मिलती हैं, अलग अलग किताबों से अलग अलग चीजें मिलना चालू होती हैं। प्रद्योत पहले राजा हैं जिनके नाम पर प्रद्योत वंश पड़ा है। इनके पिताजी पुनिक थे और पुनिक ने हत्या करी थी रिपुंजय की, जो वितिहोत्र डायनास्टी के थे, और अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा देते, भले ही वो बच्चा था लेकिन बिठा देते। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वो बोलते हैं कि प्रद्योत अनंत नेमी का पुत्र है। चंड प्रद्योत अनंत नेमी का पुत्र है और उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन गौतम बुद्धा पैदा हुए थे। उसका नाम था पज्योत या प्रद्योत, क्योंकि जिस समय वो पैदा हुआ, क्योंकि गौतम बुद्ध उसी समय पैदा हुए, तो वो पूरे लैम्प की तरह रोशनी आ गई, इसलिए गौतम बुद्धा को लाइट भी कहा जाता, लाइट ऑफ एशिया, है ना। अगला है कथा सरित सागर। ये बोलते हैं कि सन ऑफ किंग जयसेन ऑफ उज्जैनी और ग्रैंडसन ऑफ महेंद्र वर्मन, ये थे महासेन प्रद्योत। अब डिफरेंस आ गया, अलग अलग किताबों में अलग अलग एविडेंस है, लेकिन प्रद्योत था। 3 अलग अलग सोर्सेज बताते हैं। इसके पास पावर बहुत था और पावर था चंडी माँ की उपासना करने से। चंडी की इतनी उपासना इसने करी कि इसको चंडी माँ ने खुश होकर, चंडी देवी ने खुश होकर नलगिरी या नीलगिरी हाथी दिया था। नीलगिरी या नलगिरी हाथी, और बोले तुमने जैसा चंड कर्म किया है इसलिए तुम्हारा नाम चंड महासेन होगा। तो प्रद्योत, चंड प्रद्योत, पज्योत, अगला नाम क्या आ गया, चंड महासेन। लिटरेचर के अंदर कई बार इसको चंड महासेन भी लिखा गया है। चंड यहाँ पर एक तो चांडाल वाला चंड होता है, यहाँ जो चंड लिया गया है वो है उसका पावर और ब्रिलियंस, इंटेलिजेंट एंड मिलिट्री माइट के हिसाब से। देन अगला पार्ट है कि इसका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास 2 लाख हाथी थे। यार एक हाथी खाना कितना खाता है? 2 लाख हाथी, 5 लाख घोड़े, 200 चैरियट रथ और 7 लाख फुट सोल्जर ईरान के पास नहीं है। अभी उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है मुझे, एक हाईलाइट बनानी है तुम लोगों के लिए। एक इश्यू चल रहा है इंडिया के लिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मनाऊंगा मैं उसके ऊपर, बताता हूँ तुम लोगों को, है ना। तो प्रद्योत के बारे में अलग अलग जगहों पे, उनके वंश के बारे में अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ मिलता है। उनके एक भाई हुआ करते थे कुमार सेन, इनका नाम आता है हर्षचरित में। हर्षचरित में बोला जाता है कि एक बार एक मेला लगा था बाजार में उज्जैनी के, यहाँ पर कुमार सेन को बेताल जंग ने मार डाला था और कुमार सेन वहाँ पर मांस की बिक्री का ऑपोजिशन कर रहे थे। और बेताल जंग जो है वो वितिहोत्रा का अलाय हुआ करता था और इसका मुंडा काट के दीवार पे लटका दिया था। गोपाल माता ये प्रद्योत की महिषी हैं, बेसिकली उनकी वाइफ है, मैं अभी कहानी कहूँगा उसकी। इनका पुत्र गोपाल है जिसको अंगुत्तर निकाय में बोला गया है। बाद में गोपाल जी एक बुद्धिस्ट मंक बन जाते हैं और इसी को कहा जाता है कि बेसिकली यही गोपालक थे। गोपालक यानी गोपाल
और ये सन हुआ करते थे गोपाल माता के, जो तेले नाली की रहने वाली थी। प्रद्योत ने एक और मैरिज करी थी शिवा से, जो लिच्छावी राजा चेतक की पुत्री हुआ करती थी। इनके बारे में जैन लिटरेचर में मिलता है, डिटेल्स ज़्यादा नहीं है। अब इन्होंने लड़ाई बहुत सारी करी। अब लड़ाई क्यों करते थे? क्योंकि ये शुरू में बड़े मटेरियलिस्टिक थे। तो इन्हें अगर कोई स्त्री पसंद आ गई तो युद्ध कर लेते थे, अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो युद्ध कर लेते थे। तो स्टार्टिंग की लालच, और लालच के बाद फिर इनका बुद्धिज्म में कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद इनका बड़ा बन जाना। यही कहानी अशोक की है। अशोक को भी चंड अशोक कहा गया, क्योंकि अगला सेशन अपना बुद्धिस्ट उस पर आ जाएगा, मौर्यन पर। सो सबसे पहले ये उदरायन के साथ लड़ाई करते हैं। सबसे पहले नहीं, यहाँ तो कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि इस साल ये हुआ, क्रोनोलॉजी इज नॉट देयर। किस किस के साथ युद्ध हुआ वो बता देता हूँ। सिंधु सौवीर के राजा हुआ करते थे। यहाँ पर एक मूर्ति हुआ करती थी संदल की, संदल यानी चंदन की। तीर्थंकर आइडल था, जैन आइडल था, और उसकी सेवा करने वाली एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था देवदत्ता। बहुत सुंदर थी, उसको उसकी सुंदरता की वजह से बुलाया जाता था सुवर्ण गुलिका, स्वर्ण गुलिका। तो इनको लालच हो गई प्रद्योत को, तो एक दिन रात को ये उन दोनों को चुरा लाए। अब उदरायन ने कहा कि भैया स्टैचू दे दो आप मुझे, स्टैचू की मुझे आवश्यकता है, लेकिन प्रद्योत ने मना कर दिया। अब जब प्रद्योत जी ने मना कर दिया तो युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो 10 राजाओं के साथ रिकनेक्टिंग क्यों बता रहा है? ओके, ऑन लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर उदरायन के पास जो आइडल था जैन तीर्थंकर का, चंदन का बना हुआ, और उसकी सेवा करने वाली जो दासी थी स्वर्ण गुलिका, जिसका नाम था देवदत्ता, इन दोनों को प्रद्योत महाराज उठा लाते हैं रात को। उदरायन बोलता है कि भैया ये दे दो, मना कर देते हैं। 10 राजाओं के साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। उज्जैनी के ऊपर खतरनाक बैटल होती है, प्रद्योत हार जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं, और उदरायन उनको बंदी बना के ले जाता है, मगर अच्छे से रखता है उनको। पर्यूषण आता है जैनियों के अंदर, पर्यूषण। अब आप ये था माफ़ी मांगने का, अब आप यहाँ समझिएगा कि उस समय के जैनिज्म में, और आज सिर्फ भाषा है, उस समय पर बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर एक नया चीज़ निकल कर आएगा। पर्यूषण के अंदर उदरायन प्रद्योत को माफ़ कर देता है और छोड़ देता है, और उसके सर के ऊपर एक सोने की प्लेट रखता है। यहाँ से मुकुट आता है सोने का। उसके पहले आप देखना, इवन मुआवरियों को देखना, तो पगड़ी बांधते हैं वो बिठाने वाली, तो यहाँ से वो चीज़ आती है। प्रद्योत हेड वॉज अडोर्न्ड विद अ गोल्डन प्लेट, इनिशिएटिंग द कस्टम ऑफ डेकोरेटिंग हेड्स विद सच प्लेट्स। ये मुकुट यहाँ से आता है। पुराना वाला जो तरीका हुआ करता था उसको कहा जाता वेमु कुटुब, वेमु कुटब या वेमु कुटुब, तो वो रिप्लेस हो जाता है, अब मेटल यानी गोल्ड आने लग जाता है। तो ये पहले राजा के साथ हो गया। अगले हार गए भैया। आप मुझे बताना बाद में इवेल्युएट कर क्लास के अंदर कि जिस चंड प्रद्योत को इतना महान बताया गया है वो किस वजह से बताया गया है। आई वॉन्ट एन एग्जैक्ट, या तुम्हारे हिसाब से जो इवेल्युएशन है वो तुम मुझे करके बताओगे क्लास के बाद। कौशाम्बी के राजा थे शतनिक, इनके साथ युद्ध कर लेते हैं। शतनिक और प्रद्योत आपस में म्यूचुअली एनिमिटी रखते थे, आपस में झगड़ा था। अब प्रद्योत जो थे वो वहाँ की जो रानी हुआ करती थी, उनका नाम था मृगावती, उसके ऊपर मंत्रमुग्ध थे, उन्हें पाना चाहते थे। अब एक पेंटर हुआ करते थे, उस पेंटर को कौशाम्बी के राजा ने एग्जाइल भेज दिया, ने देश निकाला दे दिया। वो पेंटर इनके पास आए, इनके पास टकराए, और उन्होंने कुछ गुप्त सूचनाएं दी कि भैया ऐसा ऐसा है, आप यहाँ से घुस जाना राजा। और ये भैया अटैक कर देते हैं। कौन भैया? प्रद्योत। ये अटैक कर देते हैं। ये बेसिकली उदयन की माँ थी, मृगावती उदयन की माँ थी, और ये भी चेतक की बेटी थी। और जब ये युद्ध हो रहा होता है तो उसी समय राजा जो थे शतनिक, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, डायरिया हो जाता है, और उनकी डेथ हो जाती है प्रद्योत के अटैक के टाइम। इसी समय पे महावीर स्वामी जी का आगमन होता है कौशाम्बी के अंदर, और मृगावती रानी जो है वो साध्वी बन जाती हैं और जैन संघ में शामिल हो जाती हैं। मतलब उस समय का वो, ठीक है, क्या नाम ले, अगला नाम लिखिएगा, सुन सुमरपुर। सुन सुमरपुर के एक राजा हैं अंगरक।
सुमरपुर के राजा हैं अंगरख। अंगरख जो राजा हैं उनकी पुत्री है अंग्रावती। इनको राजा धुंधुवार या दुर्मुख भी कहा गया है, राजा धुंधुवार या दुर्मुख सुमरपुर के। प्रद्योत अटैक कर देते हैं अंगरख को उनकी पुत्री के लिए। अंगरख राजा जो है वो लड़ाई करते हैं, हार जाते हैं, मर जाते हैं और बाद में प्रद्योत इनकी राजकुमारी के साथ यानी अंग्रावती के साथ विवाह कर लेता है। इनके 2 पुत्र होते हैं, गोपालक और पालक। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ये सोर्स डाउटफुल है गोपालक और पालक का। या तो 2 गोपाल रहे उनके पुत्र, बड़ा पुत्र गोपालक, दूसरा पुत्र पालक, या जो किताब ने लिया है, जो किताब ने हमें बताया है, उसने इस चीज़ को गलत मेंशन किया। तो यहाँ ओपन माइंडेड रखिएगा। रेयर ऑफ रेयर में पूछा जाएगा कि कौन किसका पुत्र था। ये है कि पालक इसका पुत्र 100% हो सकता है। गोपालक पे मेरा पर्सनल डाउट है, क्योंकि मैंने जब दूसरे सोर्सेस को ऑब्जर्व किया है तो वहाँ कन्फ्लिक्ट आ रहा है। वो कन्फ्लिक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको ये समझना है कि किस राजा के बेटे के अंदर यहाँ, और इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये डाउटफुल है कि गोपालक की माँ हमारे पास दूसरी जगह से दूसरी मिलती है। एक राजा दुर्मुख है कौंपिल्यपुर के, राजा दुर्मुख। ये दुर्मुख जो हैं इनके पास एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर और बहुत महंगा क्राउन होता था जिसे प्रद्योत को चाहिए था। सो प्रद्योत दुर्मुख के खिलाफ अटैक कर देते हैं, प्रद्योत हार जाते हैं। राजा डील देते हैं कि यार तुमको मैं क्राउन तो दे देता हूँ, तुम्हारे पास जो ज्वेल्स हैं वो मुझे दे दो। उसके पास भी अच्छा खजाना था, बोले ये खजाना दे दो। तो प्रद्योत का घमंड बहुत था, उसने मना कर दिया। कन्फ्रंटेशन होता है, प्रद्योत अल्टीमेटली हार जाते हैं, कैप्चर कर लिए जाते हैं। कैप्टिविटी में जब रहते हैं तो इनकी एक प्रिंसेस थी मदन मंजीरी, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। तो प्रद्योत और राजा दुर्मुख के बीच में जो एनिमोसिटी थी वो बदल जाती है और अब वो रिश्तेदारी में कन्वर्ट हो जाती है। महाभारत के हिसाब से कौंपिल्यपुर वॉज द कैपिटल ऑफ सदर्न पांचाल। कौंपिल्य ये बदाऊं और फर्रुखाबाद के बीच में पड़ती थी। तक्षशिला कहाँ है? अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, मेन पाकिस्तान में लाइक करता है, एकदम बॉर्डर एरिया, पेशावर, पुरुषपुर, पुराना। तो तक्षशिला के यानी गांधार के राजा हुआ करते थे पुकुसती, उनसे लड़ लिए जाके। रीज़न पता नहीं है एग्जैक्ट क्या रीज़न था, बट इन्होंने अटैक कर दिया था गांधार पे। हो सकता है, अब हिस्टोरियन ये बोलते हैं कि अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए किया हो। प्रद्योत हार जाते हैं और यहाँ पर ये जो हार होती है इससे इनके बिंबिसार से संबंध खत्म हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात है ना। यानी इसके पहले ये कह सकते हैं हम कि बिंबिसार से इनके संबंध बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो बिंबिसार के साथ जब संबंध खराब हो जाते हैं ये, सो बाद में फिर ये वत्स के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे, अवंती कैप्चर कर लेगा। अब राजा श्रेणिक, जिन्हें सेनीय भी बुलाया जाता है, जिन्हें भंबासार भी बोलते हैं और जिन्हें बिंबिसार भी बोलते हैं, बिंबिसार के साथ इनके संबंध शुरू में बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जब इन्होंने तक्षशिला के ऊपर अटैक करा तो इनके संबंध बिंबिसार से खराब हो गए। प्रद्योत राजगृह पे अटैक करता है जब बिंबिसार जीवित था। शुरुआत में बिंबिसार और प्रद्योत दोस्त थे, ये विनय पिटका में लिखा हुआ है। और इसको फेल करने में एक राजकुमार अभय है, नाउ राजकुमार अभय भी कह सकते हैं या अभय अमात्य मिनिस्टर भी कह सकते हैं। यहाँ प्रिंस इज अ क्वेश्चन मार्क। प्रसेनजीत के समय पर, राजा प्रसेनजीत के समय पर श्रेणिक ने एक बहुत खतरनाक काम किया था और राज्य जो वो होता है, राज्य का जो सिंबल होता है उसको बचाया था। इसकी वजह से श्रेणिक या बिंबिसार जैसा उसको नाम बुलाया जाता है, इसको चिल्लना के साथ विवाह किया गया था। ये चेतक की पुत्री थी। तो राजा चेतक की कितनी पुत्रियों के नाम आ चुके हैं अब तक, ये आप लिखेंगे। और इनसे उत्पन्न हुआ था अजातशत्रु। प्रद्योत के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे बिंबिसार के साथ। श्रेणिक का जो फादर था, ठीक है, गोपका मोगलन सुत्ता, मध्यम निकाय में ये लिखा हुआ है। और इनकी जो फ्रेंडशिप थी उसके बावजूद प्रद्योत ने मगध पर अटैक कर दिया। अब अटैक क्यों हुआ होगा, हो सकता है वो तक्षशिला वाला जो मैटर है उसके बाद हुआ हो। यहाँ एक मिनिस्टर थे अभय कुमार। अभय कुमार क्या करते हैं कि पहले से गणित लगा लेते हैं कि कहाँ पर आके ये सैनिक रुकेंगे, तो ये गड्ढे खुदवा के वहाँ सोने की दिनार दफन कर देते हैं, गाड़ देते हैं और अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पे दिनारें गड़ी हुई हैं, सोना गड़ा हुआ है।
कुछ मिलता भी है। तो सारे जो सैनिक थे वो रात में क्या करने लगते हैं, दिनार खोदने लगते हैं। और जैसे ही ये खोद रहे थे तो सिक्योरिटी डाउन हो गई, अटैक कर दिया जाता है, प्रद्योत हार जाते हैं। प्रद्योत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से अभय कुमार को अरेस्ट कर लें, लेकिन खुद कैप्चर हो जाते हैं और बिंबिसार के सामने लाए जाते हैं। बिंबिसार इसे माफ कर देता है। ठीक है, अब अगला ये होता है कि बाद में अजातशत्रु बिंबिसार को जेल में डाल के हत्या कर देगा। तो अजातशत्रु इसके डर से इसको कुनिक भी बुलाया गया, राजा कुनिक। जैन ग्रंथों के अंदर किताब का नाम है उच्चचुर्णी। इसके अंदर प्रद्योत और मगध के बीच की एनिमोसिटी के बारे में बात है। मध्यम निकाय के हिसाब से राजगृह के अंदर ये एक फोर्ट बना देता है प्रद्योत के अटैक से बचने के लिए। तो होता नहीं है एक्चुअली, लड़ाई नहीं होती। अब प्रद्योत को हो गया था जॉन्डिस, इसे पांडु डिजीज कहा गया है। तो बिंबिसार वैद्य जीवक को भेजते हैं। अब वैद्य जीवक जब आते हैं और इलाज करने की कोशिश करते हैं, उनको डायग्नोज करते हैं, तो उनको पता चलता है, तो कहानी सुनना यहाँ लिखी नहीं है मैंने, ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। जीवक जब इनको डायग्नोज कर रहे हैं तो पता इनको ये चलता है कि प्रद्योत को घी से एलर्जी थी, वोमिट कर देता था, यानी लैक्टोज टॉलरेंट नहीं होगा वो बंदा। लैक्टोज टॉलरेंट यानी जो दूध वगैरह, दूध घी, तो घी को टॉलरेट नहीं कर पाता था, लेकिन जो दवाई बननी थी वो घी में बननी थी। तो उसने कहा, जीवक ने दिमाग लगाया कि दवा तो मैं बना देता हूँ, लेकिन वो ऐसा टेस्ट करूँगा कि वो घी लगेगी नहीं, लेकिन जब ये खाएगा तो ये उल्टी करेगा तो मैं मार डालेगा, 100% मार डालेगा। प्रद्योत कहते हैं उसे, जो कहीं पे घुस के किसी को भी मार डाला है। सो ये अपनी दवा बनाते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं कि जाते हैं पहले दवा ववा देने से पहले जाके बोलते हैं उसको, प्रद्योत को, कि गुरुदेव महाराज, मैं तो वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों की तलाश रहती है, कभी भी कोई सी भी जड़ी बूटी की आवश्यकता हो सकती है, यहाँ सिक्योरिटी बहुत है आपकी, तो कृपया करके मुझे ऐसा आदेश दे दें कि मुझे एक साधन मिल जाए, जो साधन मैं चाहूँ जितनी जल्दी होकर आ जाऊँ और मैं दवा लेकर आ सकूँ, तो फ्रीली आना जाना मेरा हो सके, ऐसा आप मुझे। बोले हाँ, ऑर्डर पास हो गया ऑर्डर पास। अब ये दवा बनाता है, दवा देता है, साहब आके दवा है ना, मैं आ रहा हूँ। बाहर निकलते हैं, हाथी पर बैठते हैं, भाग जाते हैं। उधर वो दवा लेते हैं, उन्हें उल्टियाँ चालू हो जाती थोड़े समय बाद। अब गुस्सा आता है तो अपने स्लेव को बोलते हैं, अपने जो नौकर था, काक नाम था उसको, बोले काक को पकड़ के ला। और इनका एक रथ हुआ करता था, बहुत फास्ट रथ था, उसका नाम था उपपनिका। बोले उपपनिका लेकर जा और उसे पकड़ के लेकर आ। अब जीवक जो है वो भाग चुके होते हैं, अल्टीमेटली हाथी और उसके अंदर जोड़ नहीं है, ये पकड़ लिए जाते हैं, एक जगह रास्ते में रुकते हैं। तो उस समय ये जीवक जी जो हैं अपने साथ शायद पानी या कुछ था उनके पास लिक्विड, और आंवला खा रहा था। तो आंवला खाया, बोले आंवला, और उसको बोल के भेजते हैं, वो बहुत शाड़ा है, वो शाड़ा जीवक वैद्य जो है बहुत चतरा है, वो कुछ खाने को तो मत खाना। बोले तो आंवला खुद भी खा रहा है, मेरे को क्या होगा, ये आंवला खा लेते हैं। हाँ, जीवक का स्मार्टनेस ऐसी थी कि उसने उसमें वो उस आंवले के अंदर क्या मिला दिया कि वो मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस जैसी स्टेज में पहुंच जाता है काक, वहाँ से फिर भाग जाता है और भाग के पहुंचता है किसके पास, बिंबिसार के पास। अब इस बीच चूंकि वो दवाई तो काम करनी थी, दवा काम कर जाती है, और जीवक जो है उसके बारे में प्रद्योत सोचता है, यार उसने ठीक तो कर दिया मुझको। बोले खुश हो गया मैं, तो बोले यार इसको मुझे बुलाओ। तो जीवक को बोलते हैं आओ मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा। तो जीवक बोलता भैया गुरुदेव मैं यही ठीक हूँ, मुझे यही रहने दो। बोले ठीक है। तो प्रद्योत उसके लिए एक शॉल बनवाता है, तब से ये प्रथा चली शॉल। दुशाला जिसे कहते हैं, तो दुशाला बनवाता है और ये दुशाला उसे भेजता है। तो जीवक जो है वो बुद्धिज्म का एक बड़ा नाम है। तो जीवक बोलता है मैं क्या करूँगा इस दुशाला का, ये तो मैं गौतम बुद्धा को दूंगा। तो गौतम बुद्धा के पास वो दुशाला जाती है और वो दुशाला गौतम बुद्धा ओढ़ते हैं। तो वो दुशाला यानी स्तूप जो बनते थे, वो स्तूप किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या किसी भी मिट्टी भी हो गई कि यहाँ आए तो उसका मेमोरेबिलिया है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ अस्थि रखी जाए। सो जीवक ऐसा काम करते हैं, दुशाला बुद्धा के पास चली जाती है। फिर बाद में जब गौतम बुद्ध शांत हो जाते हैं तो ये अवंती को दी जाती है, और इसके बाद में एक महास्तूप बनता है शिवार में। शिवार यानी दुशाला बिल्ट इन शिव, ये कंचना वन में है, कनीपुरा का
स्तूप, यहाँ पर यह दुशाला रखी जाती है। तो ये बुद्धिस्ट स्तूप है जहाँ पर वो दुशाला जो राजा प्रद्योत ने जीवक को भिजवाई थी, जीवक ने वो गौतम बुद्धा को दी थी, वो दुशाला के लिए बना था। अब कहानी सुनिएगा, है ना। अब राजा प्रद्योत जो है, इनका सबसे बड़ा पुत्र कौन? गोपालक। ये मना कर देता है कि मैं राजा नहीं बन रहा और बुद्धिस्ट मंक बन जाता है। प्रद्योत के बाद पालक उज्जैनी का राजा बनता है, सरपासिंग। अब देखो वर्ड का अंतर है, सरपासिंग द एल्डर ब्रदर गोपाला, जो मृच्छकटिका के हिसाब से बाद में आर्यका नाम के राजा से हटा दिया जाएगा। ना पालका को हटाने वाला होगा आर्यका। आर्यका इज प्रोबेबली द सन ऑफ गोपाला। तो दो पुत्र, गोपालक, पालक। नेपालिस बृहद कथा कहती है कि गोपाला महासेन के बाद राजा बना। हो गया कंफ्यूजन, कौन राजा बना? एक किताब बोल रही है पालक बना, एक किताब उसी समय की पुरानी किताबें बोल रही हैं, अलग अलग जगह की हैं। तो गोपालक बनता है अकॉर्डिंग टू बृहद कथा, नेपालीज है। महासेन, महासेन किसको नाम दिया गया? प्रद्योत को। और बाद में वो अपने भाई के लिए थ्रोन छोड़ के चला जाता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में उसको बोला हो कि गोपालक बन जाएगा, तो गोपालक ने कहा यार मैं तो नॉमिनेट हो गया, बोले मैं अपने भाई के लिए छोड़ता हूँ। तो एब्डिकेशन ऑफ द थ्रोन वाला काम है। बाद में जो गोपालक है उसने पालक के लिए छोड़ा, पालक ने अपने गोपाल के पुत्र के लिए वो स्थान छोड़ दिया। अब यहाँ गोपाल का पुत्र जो नाम दिया गया वो है अवंती वर्धना। हमने ऊपर पढ़ा आर्य का। तो कंसेप्ट समझिएगा कि क्या कंसेप्ट हो रहा है, और कंफ्यूजन है यहाँ पर कि लीनिएज एग्जैक्ट नहीं है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे, ये ध्यान नहीं रखना कि इनका समयकाल किस तरह से, क्योंकि पुराणों में 5 राजाओं के नाम हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग सोर्स आ रहा है। अब गोपालक प्रद्योत की पत्नी गोपाल माता के पुत्र थे। अब आ गया कंफ्यूजन। ऊपर मैंने क्या बोला? पिछले पेज में युद्ध हुआ था, अंगरावती के पुत्र थे, और वहीं मैंने लिख दिया डाउटफुल, क्योंकि वो गोपाल माता, नाम ही इसलिए उनका गोपाल माता है। प्रद्योत का जो पुत्र था पलक, वो बन जाता है राजा, पालक या पलक। और बाद में ये जो पालक भैया थे, ये पालक भैया जो है ये थोड़े से सही राजकाज नहीं करते थे। कहा यह जाता है कि जिस दिन पालक राजा बना उसी दिन महावीर स्वामी की डेथ होती है। तो एसेंशन मजा आता नहीं है उनको। तो बाद में पालक के 2 पुत्र, अब यहाँ पालक के 2 पुत्र किसी जगह से, एक है अवंतीवर्धन और दूसरी है राष्ट्रवर्धन। अब ऊपर हमने लिखा है गोपाल का पुत्र का नाम अवंतीवर्धन, तो पालक का है कि गोपालक का है? किताबों में ही ये कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पर ध्यान मत लगाना कौन किसका पुत्र है। जो लीनिएज दी हुई है उस लीनिएज को पकड़ लेना। इट मे बी, इट मे नॉट बी। ओके, अगला है सक्सेशन की स्ट्रगल होती है। आर्य का अपनी जनता को इकट्ठा करते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से, और अल्टीमेटली आर्यक राजा बन जाते हैं। आर्यक जब राजा बन जाते हैं तो लोगों का इनको समर्थन मिलता है, आर्यक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। वायु पुराण, मत्स्य पुराण में पालक का शासन 28 वर्ष दिया है। हरिवंश पुराण 60 साल बोलता है। अब हम किसको माने? एक जगह पर 21 वर्ष आया है, तो ये भी कंफ्यूजन है भाई, पुराणों में कंफ्यूजन आ रहा है। देन पलक को सक्सीड करता है आर्यक, और आर्यक अपने सारे लॉयल सपोर्टर जितने थे उनको पोजीशंस देता है। एस्ट्रोलॉजर्स ने भी आर्यक की असेंडेंसी बताई थी पालक के बाद, कि पालक के बाद ये बनेगा। सरकार एक हिस्टोरियन है, डॉक्टर सरकार, ये बोलते हैं कि आर्यका के बाद में पालक का पुत्र विशाखा यूपा राजा बनता है। उसके बाद में अवंती सेन या अवंती वर्धन बनता है, और उसके बाद में फिर दूसरा एक और राजा आएगा जो लास्ट होगा। सो प्रद्योत डायनास्टी का विशाख्यू अवंती का राजा है, 50 साल तक उसका राज है। प्रेजिटर इसको बोलते हैं कि ये महिष्मती का राजा था। उसके बाद अजाक या नंदीवर्धन राजा बनते हैं। लेकिन एक किताब है जैनिज्म की, अवस्या काकाथानाका, ये बोलती है कि भद्रेश्वर इन इस कहावली, ये भद्रेश्वरा की, इसको बाद में फिर से लिखा गया, कहावली में भद्रेश्वरा कहते हैं। प्रद्योत के 2 ग्रेट ग्रैंडसन थे, सन्स ऑफ पालका, अवंती सेना जो उज्जैनी से राज कर रहा था, और मणिप्रभा जो कौशाम्बी से राज कर रहा था। तो फैला तो था, इसने अपना राजपाट अवंती ने फैलाया था। प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट
टाइमलाइन, लीनिएज, हिस्ट्री के हिसाब से नहीं है। अलग अलग ग्रंथों ने जो कहानियां कही हैं उनके हिसाब से मिलती है। अवंती सेन एक और राजा थे जो ग्रैंडसन या सन थे पलक के, ऊपर हमने नाम लिखा। ये कहा जाता है चित्त संभुता जातक में कि उज्जैनी के अवंती महाराज उज्जैनी और अवंती राष्ट्र के ऊपर, अवंती जनपद के ऊपर राज करते हैं। एक्चुअली अवंती महाराज जो अवंती सेन, या ये तो बड़ा कॉमन नाम हो गया, अवंती पे राज करने वाला इज वेरी कॉमन, सो ये कोई भी हो सकता है एक्चुअली। अब लास्ट में एक नाम मिलता है नंदीवर्धन का, अर्य के बाद में, इसको वर्तिवर्धन भी बोलते हैं। ये 20 साल तक राज किए हैं पुराणों के हिसाब से। मत्स्य पुराण इन्हें पाटलिपुत्र के राजा भी बुलाते हैं। तो कहाँ पहुंच गए आप? तो कैसे पहुंच गए आप? हमें पता नहीं कि कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची है। नंदीवर्धन के टाइम पर प्रद्योत डायनास्टी का एंड हो जाता है। पुराण इसमें 5 जो राजा बताए हैं, टोटल 138 साल है। 500 बीसी से 350 बीसी तक का टाइम पीरियड लिया जाता है। जैन धर्म ग्रंथ है स्थावीर वली चरिता, ये राजा उदयीन मगध के और राजा अवंती इनके बीच में झगड़े के बारे में बात करते हैं। बोले शिशुनाग जब बैंबिका फैमिली को ख़त्म कर देता है तो उसके बाद ये अवंती को कैप्चर कर लेता है और अवंती को मगध के साथ मिला देता है। शिशुनाग के बाद में नंद डायनास्टी चालू हो जाती है। लेकिन नंद डायनास्टी के बाद हमको इसी टाइम पीरियड पे वापस से हमको वितिहोत्राज मिलते हैं। वितिहोत्राज हो सकता है शिशुनाग ने वापस उन लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हो। अब यहाँ पर एक लव स्टोरी है वत्सराज, इसकी लव स्टोरी भी ले लेना चाहिए ना कभी कभार। लव स्टोरी ये है कि एक राजा है उदयन, राजा कहाँ के? वत्स के। किताबें कहाँ से ये सोर्सेज है ये देखिएगा, ये इतना खतरनाक सोर्स का ये स्टोरी जो है ना ये कितनी ज़बरदस्त फैली हुई है। एक किताब है ललित विस्तारा, एक किताब है पुराण ग्रंथ है पुराण मेघदूत कालिदास की है। कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजीरी, बृहत कथा मंजीरी, नेपाली बृहत कथा, फिर त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरिता। इंग्लिश में ना ये प्रॉब्लम देता है, हिंदी में अगर लिखोगे ना तो सही शब्द पढ़ने में आते हैं, इंग्लिश में उसको पढ़ना और प्रोनाउंस करना। देन प्रतिज्ञा योगाना धरायाना, ये तो लिटरेचर हो गया, स्क्रिप्चरल डिटेल हो गए जहाँ जहाँ दिया है। इसके ऊपर पुराना आर्ट मौजूद है, स्कल्पचर। एक क्ले टेबलेट मिली है कौशाम्बी से जिसके अंदर इसका वर्णन है। क्ले टेबलेट में डिपिक्शन है उसके बारे में, स्कल्पचर है, वो मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति एनग्रेविंग हो सकती है। और ये बताता है उदयन और वासवदत्ता की लव स्टोरी के बारे में। फिर क्ले टेबलेट जो कौशाम्बी के हैं, यहाँ से वो किस प्रकार से भागेंगे वो है। और एक और जगह है एक जगह और है, वो बाद में आएगा आई थिंक सो। चलो, कहानी है कि जो उदयन है ना, ये कौशाम्बी के राजा सतनिक उनके पुत्र हैं जिनकी माँ के प्रति ये वो थे और अटैक किए थे। तो ये वो उदयन है। उदयन जो है बहुत ब्रेव था, बड़ा म्यूजिशियन था और हाथियों का प्रेमी था, हाथियों को वश में कर लेता था, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि ये एक सेज के आश्रम में पैदा हुए थे जो जमदग्नि के डिसेंडेंट थे और वहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स रहा करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ये उस आश्रम में सीखता है। 14 साल तक वहाँ रहता है और वीणा का मास्टर था और इसकी जो वीणा थी वो भी बड़ी खतरनाक कहलाती है। प्रद्योत को पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा है और जंगलों में घुमा करता है, तो इसको पकड़ना है। पकड़ने के पीछे का कारण क्या है? प्रमुख कारण इसकी प्रद्योत की एक पुत्री है, उसका नाम है वासवदत्ता। और वासवदत्ता की एक इच्छा है कि मुझे वीणा या गांधर्व शास्त्र सीखना है, म्यूजिक सीखना है, गांधर्व विद्या। अब इसको पता चलता है कि वत्स्यराज उदयन जो हैं इनके पास एक घोषवती वीणा है, बड़ी खतरनाक वीणा है जिसको वो बजाए तो हाथी काबू में आ जाए और हाथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोलता है इसको पकड़ना है आप लोगों, ये हाथी का पीछा करेगा तो लकड़ी का हाथी बनवाता है, उस लकड़ी के हाथी के अंदर सैनिक घुसाता है। ध्यान से समझना है इस कहानी को, क्योंकि ये कहानी ट्रोजन वॉर के अंदर ग्रीक कहानी भी है। वॉर ऑफ ट्रॉय एक बैटल हुई है, ट्रोजन वॉर जिसे बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स जिसे बोलते हैं। तो एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था, उसके अंदर सैनिक को बना के छोड़ दिया था और ऐसा समझा गया कि सैनिक चले गए हैं
तो उधर वाले सैनिक आपने और घोड़ा छोड़ के गए, अपन घोड़ा लेके अंदर चलते हैं। तो जैसे ही वो घोड़ा किले के अंदर जाता है, रात को सैनिक निकलते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं और सेना एंटर कर जाती है। ट्रोजन, इसीलिए आप इसको वायरस के तौर पे पढ़ते हो। तो ये वही वाली कहानी है हमारे यहाँ की कि यहाँ एक हाथी बनाया जाता है लकड़ी का, मैकेनिकल हाथी होता है, और वो चलता चलता जाता है, उदयन उसका पीछा करता है और अल्टीमेटली उसको पकड़ लिया जाता है। अब कायदा ये है कि वो बताना नहीं चाहता कि मेरी बेटी को पता चलेगा कि मैं पकड़ के लाया हूँ, ये राजकुमार है, तो ये बीच में एक पर्दा डाल देते हैं। यहाँ पूरी कहानी नहीं लिखी मैंने, पर्दा डाल दिया। अब एक तरफ वो है, एक तरफ ये है, ये दोनों के डिस्कशन चला करते थे, तो दोनों में एक बार हॉट टॉक हो जाती है शब्दों को लेकर। एक को कुमड़ा बोल देती है, वो क्या बोलते हैं, वो हंचबैक, जिसकी हाँ कुबड़ा, और वो उसको कुछ बोल देता है तो इसको गुस्सा आया, तुम एक राजकुमार को ऐसा कैसे बोल सकती हो, राजकुमार, तुम एक राजकुमारी को ऐसा कैसे बोल सकती हो। तो बीच में ये वत्सराज पर्दा हटाते हैं, दोनों में प्रेम हो जाता है। उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे पिताजी जो है वो गेम कर रहे थे, अब इनको भागना है, भाई भागेंगे तभी तो कुछ होगा, तो भागेंगे कैसे। तो यहाँ जो बोला है ना कि उसका पुत्र, प्रद्योत का पुत्र उस इलाके पे राज कर रहा है, वो इनका वंश, उसकी राजकुमारी का वंश है। सो ये कहानी होती है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं, इनके एक परिचित थे, इनके अंकल थे, किसके, यशोधर्मन उसके अंकल थे, उनके साथ मदद लेते हैं और फिर योगान धरायन की मदद से ये दोनों भाग जाते हैं। भागते कैसे, भद्रावती हाथी के ऊपर बैठ के। अब भद्रावती हाथी के ऊपर बैठते हैं तो प्रद्योत जो है वो भेजता है, उसके भाई को भेजता है, पलक को, युवराज पलक को। युवराज पलक को बोलता है कि तुम मेरा रथ लेके जाओ। गोपालक को भी भेजता है कि तुम भी जाओ। बोले नलगिरी हाथी भी जाएगा, ये फास्ट चलता है, तो ये सारा पीछा पीछा करते, गोपालक भी साथ गया, एक जगह पर इनका युद्ध होना चालू होता है। तो गोपालक बीच बचाव करता है और गोपालक कहता है कि बोले सब जान दो यार, छोड़ो, ब्याह व्याह करवाओ। सो उदयन अपने साथ में एक मेड को भी लेकर गए थे जिसका नाम था कंचनमाला, एक महावत लेकर गए थे जिसका नाम था वसंत, और अपनी जो वीणा थी जिसका नाम था घोषवती वीणा वो भी लेकर गए थे, और आवश्यक चूर्णी ये भी लेकर गए थे। जो भी था ये मुझे मिला नहीं है एग्जैक्टली, तो मैंने इसको सिर्फ नाम के तौर पे लिख दिया है। अब इसके पीछे जब हो रहा था तो इन्होंने भी वही गेम करा, सोने के चौकोर सिक्के ये साथ में लेकर गए। तो जब सिपाही आना चालू हुए तो ये सिक्का फेंक देते थे, तो सिपाही रुक के सोना उठाने जाते थे। तो ये अल्टीमेटली भागते चले जाते हैं। अल्टीमेटली ये शादी कर लेते हैं कौशाम्बी पहुंचकर, और अवंती और वत्स जनपद के रिश्ते सुधर जाते हैं, और चंद्र प्रद्योत इनको ब्लेसिंग्स देता है और क्या करता है, गिफ्ट्स भेजता है। तो जो बात होती है कि वत्स इनके अंडर में आ गया था, तो मे बी थ्रू मैरिटल रिलेशनशिप ये इसके अंडर में आ गया था, और राजा तो पकड़ ही लिया था एक तरह से। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छोटी छोटी बातचीत है। बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन का रिवीजन समझ लो महाजनपद का। महाजनपद दोनों मोनार्कियल फॉर्म थे, चाहे चेदी जनपद हो चाहे अवंती हो। यहाँ इनकी मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जिसे कहते थे परिषद। ये मैंने आपको सभा समिता परिषद, ये परिषा इस परिषद है ना, उसको परिषा बोला गया है यहाँ। ये हुआ करती थी और इसके अंदर सिर्फ अमात्या लोग काम करते थे, छोटी होती थी, सिलेक्टेड काउंसिल थी। बेसिकली दीज आर द मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परिषा। अमात्यों का इतना इन्फ्लुएंस होता था, इतना पावर हुआ करता था कि पुलिक जो प्रद्योत का बाप था वो अमात्य था, तो अमात्य ने हत्या करके राज बना दिया। तो अमात्यास वेर वेरी पावरफुल। राजा जो था वो हेरिडिटरी था, ऑटोक्रेटिक था, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर वो फॉलो करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर डिपार्टमेंटल हेड होते थे, उनके अलग अलग नाम होते थे। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर काउंसिल बड़ी और काउंसिल छोटी होती थी। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि आपके इतने परसेंटेज ऑफ द विधानसभा, इतने परसेंटेज ऑफ कितने परसेंटेज लोकसभा की 15%। 15% से अधिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। उसके अंदर भी तो कैबिनेट है, कैबिनेट और क्लोज है। तो ये वो वाला पार्ट है। यहाँ पूरी काउंसिल, क्योंकि इलेक्टेड लोग तो है नहीं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स होते थे उन सबको अगर आप अलग अलग समय काल में अलग अलग राजा के समय पे देखेंगे तो वो बदलते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि साहब 15% ऑफ दी, ना वैसा नहीं है। हार्श जस्टिस सिस्टम था प्रद्योत का, बहुत खतरनाक था, और जस्टिस की हाईएस्ट अथॉरिटी उसी के पास थी। जज जिसको अपॉइंट करता था वो बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद अपॉइंट करा जाता था। जस्टिस हार्श होता था, मेटिकुलस होता था, और जब जस्टिस होता था तो जिसको सज़ा सुनानी होती थी उसकी पूरी सुनवाई होती थी, लेकिन वो अंदर नहीं बैठता था, वो बाहर बैठता था।
जैसे आज कोर्ट में हम सीन देखते हैं कि एक तरफ जिसके ऊपर केस चल रहा है और दूसरी तरफ जो गवाह वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ नहीं होता था, वो कोर्ट के बाहर बैठता था। इसके अंदर बहुत सारे असिस्टेंट्स हुआ करते थे, वैश्यास, कायास्थास। अब यहाँ जो कायास्था शब्द है ये पहली बार मुझको इस इलाके में दिखता है, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि गुप्तन पीरियड के अंदर कायस्थ कम्युनिटी का इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस किताब से मैंने सोर्स लिया है वहाँ पर ये कायस्थास के बारे में बता रही है। तो अगर इन केस कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है जो यहाँ रिलेट करता है कि कायस्थों के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, अगर गुप्तन पीरियड लिखा जाए तो आप गुप्तन पीरियड पे पहले मार्क लगाएंगे। अगर ये वाला खास तौर पे लिखा हुआ मिले तो आप यहाँ आएंगे महाजनपद पीरियड पे, अदरवाइज गुप्तन पर ही आप जाएंगे, क्योंकि हम लगभग 1000 साल का डिफरेंस मान रहे हैं। 1000 ना भी समझे तो 600-700 साल का डिफरेंस आ रहा है। कायस्थों की जो ड्यूटी हुआ करती थी वो जो सजा देनी है, जिसने केस करा है, उन सब के बारे में लिखा पड़ी होती थी। तो कायस्थास उस टाइम के कोर्ट ऑफिशियल्स थे। तो ये चीज समझ में आ गई ना। फेयर प्रोसीडिंग्स होती थी, सबको सुनाया जाता था और पुनिटिव मेजर्स दिए जाते थे। मेजर क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी हुआ करती थी। जस्टिस सिस्टम डाइवर्स व्यू पॉइंट्स को नजर में लेता था और प्रद्योत का जो ये गवर्नेंस सिस्टम था, ये लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोशल जस्टिस को बनाकर रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब कुछ नाम है, जैसे महामत्ता। महामत्ता इन मिनिस्टर्स को कहा जाता था। पहले था सर्वार्थका महामत्ता, सर्वार्थका महामत्ता, सर्वार्थका महामत्ता, मिनिस्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेनापति महामत्ता, आर्मी। भंडागारिक महामत्ता, भंडार यानी ट्रेजरी का। देन विनश्य मात्य, ये जज को कहते थे। राज्युकाहक महामत्ता या राज्युका, ये तो चला ही आ रहा है रेवेन्यू का। प्रीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। रिलीजियस और फाइनेंशियल मैटर्स प्रीस्टहुड के पास था और ये हेरिडिटरी हुआ करता था। महाकात्यायन, ये नाम अंडरलाइन करिएगा मेरे नोट्स में, और आप अगर नहीं देख रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। महाकात्यायन इनका प्रीस्ट हुआ करता था प्रद्योत के एडमिनिस्ट्रेशन में। ग्राम भोजक गांव के अंदर गवर्नेंस किया करता था। ग्राम भोजक, लंबा सेशन हो गया है, मैंने सोचा नहीं था, हो ही जाता है, हाँ पर हो जाएगा ना, खत्म करें इसको। मिलिट्री खतरनाक होती थी इसकी। आर्मी कंपोजिशन के अंदर चैरेट, हॉर्समैन, फुट सोल्जर यानी इन्फेंट्री और कैवलरी दोनों हुआ करती थी। आर्मी आपको बता दिया कि 2 लाख हाथी, 5 लाख घोड़ा, 200 रथ और 7 लाख फुट सोल्जर्स। और साथ ही साथ में जितने इसके आसपास के लॉर्ड्स थे, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो सब इसके अंडर में होते थे। इसके पास कुछ हाथी घोड़े थे जिनका कुछ खास नाम है। एक है भद्रावती हाथी, कहा जाता है एक दिन में 50 योजन चल देता था। उपपनिका चैरियट है, ये इसका जो रथ सारथी था उसका नाम था उपपनिका और ये 60 योजन चल देता था। केलकंथी घोड़ा था जो 20 योजन एक दिन में चल देता था। मंजुकेशी या मूदकेशी घोड़ा और तेलकर्णिका घोड़ी ये 120 योजन एक दिन में चलते थे। नीलगिरी हाथी 100 योजन एक दिन में चल सकता था। और चूंकि ये कहा जाता है कि ये गौतम बुद्धा ने दिए थे इनको, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या बोल रहा है, गौतम बुद्धा ने दी। शुरू में ये ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते थे, बाद में ये बुद्धिज्म में चले गए थे। तो बुद्धिज्म में जब राजा गया है तो राजा को हाईलाइट कर दिया गया। चंड जो है वो चंड अशोक भी पहले, बाद में फिर कुछ और बन जाएंगे। सो लिटरेरी रेफरेंसेस हमारे पास यहाँ करेंसी से भी मिलते हैं। लार्ज साइज की यानी बड़ा चपटा सिक्का होता था, पतला होता था और इसमें अलग अलग सिंबल बने होते थे, जैसे टॉरस है, हस्ती है, मत्स्य है, कुर्मा है, चक्र है। इसमें उज्जैनी सिंबल भी मिलता है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये उज्जैन के सिक्के हैं। और उज्जैनी से भी मिलते हैं ये सिक्के, विदिशा से मिले हैं, त्रिपुरी से मिले हैं, कसरावद से मिले हैं, महेश्वर के पास एरण से ये सिक्के मिले हैं। हेमचंद्राचार्य की किताब है षष्टिशला पुरुषचरिता, ये बोलती है कि विदिशा वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रद्योत। और यहाँ से भी उज्जैनी सिंबल मिलता है। कौशाम्बी के सिक्कों में भी उज्जैनी का सिंबल मिलता है। महिष्मती और निमाड़ जो पहले विधिहोत्रास के अंडर में हुआ करते थे, वो भी प्रद्योत महासेन के अंडर में आ चुके थे। स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज देयर ऑफ प्रद्योत। प्रद्योत वॉज वन मैन डायनास्टी जरूर है, लेकिन उसकी, अब आप मुझे बताओ
ओके, सो हम इसको वाइप ऑफ करें कि मैंने जितना लेक्चर दिया है इसमें इसके पर्सन के ऊपर प्रद्योत द ग्रेट बोलोगे या कुछ और बोलोगे? सर अगर उसकी ऐसे फील देंगे तो वो ग्रेट था, लेकिन जो उसने ये अपनी पावर का मिसयूज किया कि पावर के बेसिस पे उसने जैसे वो मूर्ति चुरा ली। सोचो 2 मिनट, अपना लाइन लेकर आओ, अपना एक लेवल बनाने की कोशिश करो कि किस लेवल से तुम इसको एनालाइज कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि वो रसिक प्रिया थे, रसिक थे, रसिक यानी ये औरत अच्छी लगी उसको उठा लाए। गोपाल माता की जो कहानी है जो मैंने यहाँ पे नहीं कही है क्योंकि वो बुद्धिज्म रिलीजन के साथ जुड़े हुए नोट्स में लूँगा मैं उसको। एक बंदी रहा करती थी, वो जो गांव का नाम है वो याद नहीं आ रहा, तेलनेली तराना है बेसिकली, मॉडर्न जो तराना है उज्जैन के पास, वहाँ का इलाका है। तो वहाँ वो रहा करती थी, उसके बाल बड़े लंबे थे, बहुत सुंदर थी, गरीब थी, शुद्र थी। तो हुआ ये कि कुछ बुद्धिस्ट आए, उनको वहाँ के लोगों ने घुसने वगैरह नहीं दिया। और वहीं एक बड़े रईस की पुत्री थी, उसके बाल बड़े पुअर थे, तो उसने ऑफ़र दिया कि मैं तेरे को सैकड़ों शर्पनाज दे दूँगी कि तू तेरे बाल मुझे बेच दे। मैंने कहा निकल। अब उनको कोई खाना नहीं दे रहा है भिक्षु जो आए, तो ये बंदी उसके पास पहुँचती है और बोला आपने इतना बोला था मैं बाल देने को तैयार। उसको समझ में आया था। अब वहाँ पे वो धोखा दे देती कि चंद सिक्के उसको देती है, बाल कटवा लेती है। तो वो बाल बेच के वो पैसों से खाना लेकर उन भिक्षुओं के पास जाती है। उन भिक्षुओं को कहानी पता चलती है, वो भिक्षु पहुँचते हैं इसके पास, प्रद्योत के पास। प्रद्योत को वो कहानी सुनाते हैं, तो प्रद्योत इससे मिलने जाता है और उससे विवाह कर लेता है। वो है गोपाल माता, यानी गोपाल की माँ। फिर बाद में वो स्तूप बनवाती है, वो एजुकेशन सेंटर खुलवाती है। तो गोपाल माता का बौद्ध भिक्षुनियों में या बौद्धिस्ट उज्जैन के अंदर बड़ा नाम है, जैसा विदिशा के अंदर अशोक की वाइफ का नाम श्रीदेवी का। तो गोपाल माता का अब हो सकता है वैश्य टेकरी के अंदर स्तूप इन्हीं का बनवाया हुआ, प्रद्योत के टाइम का, मतलब इस डायनास्टी के टाइम का। तो कहानी ये है। तो एक पत्नी तो ये हो गई, एक वो हो गई। फिर ये और किसी राजकुमार से भी शादी किए हुए थे, प्लस शायद महावीर स्वामी की माँ, वो भी शायद चेतक की पुत्री थी, या बुद्धा की माँ चेतक की पुत्री थी। वॉट एवर द केस में भी, आई एम फॉरगेटिंग कहाँ रिलेशन है वो रिलेशन से भी इधर प्रद्योत का रिलेशन निकलता है। अब आप मुझे बताओ कि हाउ आर यू गोइंग टू एनालाइज बिना पढ़े, क्योंकि इसको एनालिसिस आ सकता है आपको 7 नंबर में लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, 7 नंबर का क्वेश्चन है ना अब आपको एक, हाँ सर 7 नंबर का है। 2 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, एक 10 नंबर का क्वेश्चन है और 3 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो अगर वो बोलते हैं आपसे एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ प्रद्योत, है ना, तो अब आप देखिए, आप इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है ना कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पहले प्रद्योत के बारे में कौन था, कहाँ था, कब था, है ना, फिर आप उसको डिवाइड करोगे एज अ रोल। तो रोल कैसा, एज अ राजा तो जस्टिस अच्छा था, और लास्ट वाला चीज़ आर्म्ड फोर्सेस तगड़ी थी, खूब सारी वॉर्स एंड बैटल्स किया था, पैट्रोनाइज किया था उसने बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, और खुद ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मणिज्म को पहले फॉलो करा करता था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको आना है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर स्पॉन्सरशिप जो होगी तो वो आएगा कि किसके समय पर क्या क्या यहाँ पर हुआ, क्या लिखा गया, या कौन सी बिल्डिंग यहाँ बनी। तो एक महास्तूप बनाए यहाँ पर, विहार बने यहाँ पर। एजुकेशन के अंदर रोल आता है यहाँ पर, तो जैन टेक्स्ट का रोल तो रिलीजियस वाला काम है। तो उज्जैन का डेवलपमेंट एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग तो पहले भी था, सांदीपनी आश्रम तो इसके पहले था, तो वो भी था। वो यहाँ से कैसे कंटिन्यूटी मानता है, ये आपके दिमाग में वैल्यूएशन होना चाहिए। फिर लास्ट लाइन मुझे चाहिए आप लोगों से कि आप उसको क्या बताओगे, महासेन बताओगे, चांड्य प्रद्योत बताओगे। अब यहाँ टाइटल्स का इस्तेमाल होना शुरू होता है। आपको ये लिखना है कि ड्यू टू हिज weakness of attraction towards women and wealth, weakness towards women and wealth, he fought many wars and battles। वही है कारण कोई ये तो था नहीं किसी ने इसके ऊपर जबरैया अटैक करा। he changed and was called as Mahasen or so and so after patronizing the
गौतम बुद्धा's टीचिंग, यानी अशोका का प्रीकर्सर कह सकते हो इसको। अशोका भी पहले चंड अशोक कहलाया है, अशोका द चांडाल बुलाया गया है, यहाँ उसे चंड बुलाया गया है, चंड प्रद्योत। तो हो सकता है ये चांडाल प्रद्योत रहा हो, बाद में महासेन हो गया हो। सो प्रद्योत बिकेम अ ग्रेटर फिगर इन द कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ बोथ गौतम बुद्धा एंड हाँ, ये कहानी है। तो आपको ऐसा खुद से सोचना है कि हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज अ कैरेक्टर। सिंपल अगर नहीं लिखते बन रहा है तो बड़े सिंपल से जो जो तुम्हें पता है वो लिख दो, जो जो तुम्हें पता है। यहाँ जो नोट्स आते हैं उसमें अंडरलाइन करते चलो, ये उसके बारे में एक वर्ड अच्छा है, ये उसके बारे में एक वर्ड अच्छा है, बस उन शब्दों का इस्तेमाल करना है तुमको और वो वहाँ लिखना है। अगर इवेल्युएशन तुम्हारा वो बाद में भी इवेल्युएट हो जाएगा, लेकिन ये डायनास्टी वाला जो पीरियड है ये आपको अलग अलग जगह दे रखा है। अब हर जगह डायनास्टी फंसी हुई है, तो डायनास्टिक रोल में इसीलिए थोड़ा सा गहराई में चला गया जो यहाँ पे, जो अदरवाइज तो महाजनपद 2 पेज पहले ये बहुत ब्रीफ में पढ़ा दिया जाता था कि वो वेद आया था और उदयन का वत्सराज उदयन लेके भाग गया था, उदय राजा। सबसे पहले वाले जो मेरे पुराने नोट्स हैं उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हुआ करता था, क्योंकि इतने डिटॉल एमपी की हिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, सेवलॉन में पढ़ा करते थे। तो उदयन को कैप्चर कर लिया और उदयन के साथ झगड़ा भी था। उदयन बाद में झगड़ा करेगा मगध का राजा, उदय राजा जो है वो बात अलग है, वो दूसरी जगह का है। ये है खेल, इसको मैंने लास्ट टाइम भी क्लियर किया था। चलो।